सेल्स इज़ लाइक अ डांस, ठीक है? कि आप वो जो टैंगो नहीं होता जैसे, कि आपने एक स्टेप आगे लेना है तो अगले बंदे ने एक स्टेप पीछे लेना है, फिर जब उसने एक स्टेप आगे लेना है आपने एक स्टेप पीछे चले जाना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार आप क्या आउटपुट दे सकते हो, मतलब वैल्यू एडिशन क्या है आपकी सर्विस का। जैसे कहते हैं ना यार कि पीस टाइम में आपने वॉर टाइम की तैयारी करनी होती है। वॉर टाइम आ गया अब तो आप वॉर टाइम की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव स्कोर्ड प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन $200,000 फ्रॉम अपवर्क। मेरा ख्याल है इसलिए भी पूछते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, या लेट्स से आपका अपवर्क बंद हो जाता है किसी ना किसी वजह से, तो आपकी तो कंपनी का एक ही था सेल्स का पॉइंट, तो ख़राब हो गया ना सारा का। द पॉइंट इज़ कि फोकस इज़ नॉट अबाउट सेइंग नो टू बैड आइडियाज़, फोकस इज़ अबाउट सेइंग नो टू गुड आइडियाज़। अज़ल से चलती आ रही है ये टैक्टिक कि जी मैं आपका बहुत बड़ा कस्टमर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा फल ले रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट देते। इट्स द सेम थिंग, एवरीबडी एल्स इज़ यूजिंग चैट जीपीटी। तो आज तो इवन ईज़ियर है बेहतर प्रपोज़ल लिख के ऊपर आना। कॉल में जाने से पहले ना 2-3 एज केसेस ऐसे सोच के रखो जिससे आपका वो बंदा फैन फिर आपकी टीम भी देख रही है, हो। फिर आपकी टीम आपके साथ भी डिसऑनेस्टी करेगी। इतना सिंपल भी होता तो बहुत अच्छा होता। लुकिंग बैक तो इट इज़ जस्ट रिंस एंड रिपीट ऑफ द सेम थिंग, राइट? कि शुरू में हम तीनों खुद काम करते थे, सारा कोड खुद लिखते थे, पीआर खुद रिव्यू करते थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन पाकिस्तान। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कैसे हम 0 से लेकर 10 तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेस के क्या प्रॉब्लम्स हैं, टीम के क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल लोग कैसे हायर करते हैं, और इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको चाहिए तो आप इधर दिए गए लिंक पर जाके पुरानी एपिसोड देख सकते हैं। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन कि जी सेल्स कैसे करते हैं सारे के अंदर। तो वेदर यू आर अ वन पर्सन ऑपरेशन राइट नाउ, आप 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, वी विल होपफुली टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ कि हम वहाँ से 30 एटलीस्ट 30 लोगों तक इनिशियली अपनी टीम कैसे स्केल कर सकते हैं, और सेल्स और ये सारा हम सेल्स पे फोकस करके करेंगे कि हम 3 to 30 पीपल तक सेल्स कैसे कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी गॉट अ न्यू होस्ट टुडे, सो ओवर टू शेर अली। बिफोर वी स्टार्ट, लास्ट एपिसोड के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम इस वीडियो के एंड पे उन सबको कोशिश करेंगे आंसर कर दें। चलें अहमद भाई, लेट्स से मैंने कंपनी स्टार्ट की थी और उसके में मैंने 3 बंदे हायर कर लिए। अब मुझे बताएं कि अब मैं मज़ीद इन 3 बंदों और बियॉन्ड के लिए काम कैसे लाऊं? ठीक है यार, सेल्स जो है ना सबसे एलेक्स हॉर्मोज़ी भी कहता है कि एवरीथिंग इन अ बिजनेस वर्क्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम सेल्स। अगर आप सेल्स फिक्स कर देते हैं आपके ऑलमोस्ट सारे गुनाह धुल सकते हैं पूरे बिजनेस के, इफ़ यू फिक्स देम। तो इसीलिए सेल्स को एक तो समझने से पहले या जंप इन करने से पहले 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। सबसे पहली चीज़ ये कि योर प्राइस डिसाइड्स हाउ बिजी यूर गोइंग टू बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट्स से ऑन एवरेज $10 पर आवर पे काम कर रहे हैं तो यू विल बी द मोस्ट बिजिएस्ट टीम। आपके लिए बहुत मुश्किल, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे एंड यू विल बी गेटिंग 1/4 ऑफ समबडी हुज शिपिंग वर्क एट $40 एन आवर। ठीक है, सो एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फाउंडर्स से जब भी मिलता हूँ बट दे आर गेटिंग रॉन्ग इज़ कि वो लो प्राइस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर उसकी कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं। आप लेट्स से आपने जहाँ पे पहले काम किया वहाँ पे भी वो $10 पर आवर पे भी काम करे तो आपको लगता है कि यार मैं इससे ज़्यादा पे सेल नहीं कर सकता, या आपको किसी ने गलत बता दिया है कि यार पाकिस्तान में ना $15 $20 पर आवर से ऊपर काम होता ही नहीं है या शिप ही नहीं होता। तो आपका शायद ये लिमिटिंग बिलीफ है, या फिर आपको लगता है कि मैं मेरा अपना आवरली रेट तो बहुत, मैं 40 50 60 भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो टीम है ना ये अभी दे आर नॉट वर्थ दैट मच, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डाउन लो। तो सेल्स स्टार्ट करने से पहले लाइक इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था वी पुट अ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 25 एन आवर, कि हमने ये कहा था यार हम फ्री बैठ जाएंगे लेकिन हम 25 एन आवर से नीचे काम नहीं करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो मिनिमम थ्रेशोल्ड ज़रूर सेट करें, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू सेट अ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स दैट यू विल गेट। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि और द रीज़न आई एम टेलिंग ऑल ऑफ दीज बिफोर वी गेट इनटू कि एग्जैक्टली सेल कैसे करते हैं इज़ कि अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ प्रीरेक्विजिट पूरा नहीं है ना तो यू शुड वर्क ऑन दैट फर्स्ट। तो मैं अगर 3 लोगों की कंपनी हूँ और मुझे लेट्स से आप आप खुद आपको नहीं लगता कि यार या आप अगर $40 एन आवर की जॉब आप कर सकते हैं
तो फर्स्ट गो बैक एंड फिक्स दैट एंड देन स्केल। ये बहुत बेहतर होगा बजाय इसके कि आप 20, 30, 40 लोगों तक चले जाएं, सारे लोग ही 15, 12, $10 पर आवर पे कर रहे हो काम, आपका इतना ज़्यादा मेहनत और टाइम लग रहा हो आपका, और ना आप उनको अच्छी सैलरीज दे सकें, ना आप अपने लिए इनफ कर सकें, ना आपके पास कंपनी ग्रोथ के लिए पैसे हो। दूसरी चीज़ ये है कि अर्ली डेज में सेल्स इज़ अ फंक्शन ऑफ द फाउंडर्स persona एंड देयर प्रोफाइल। तो किसी ने भी अगर एक अर्ली स्टेज कंपनी को काम देना ना, उसने आपका नाम देख के, आपकी ब्रांडिंग देख के, आपकी कि आपने आपके लोगों ने किस किस का काम किया है वो देख के उसने नहीं देना। उनका 100% जो डिसीजन होगा ना, 95% डिसीजन इस पर बेस्ड होगा कि मैं इस फाउंडर को ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, कि मैं, एंड दे माइट नॉट इवन केयर कि आप पीछे किससे काम करवा रहे हैं। दे जस्ट नीड टू बिलीव कि यार जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, दे विल नॉट, they will be able to ship my work, they will be honest and they are trustworthy. Later at a later stage जब आप 30-50 लोगों तक पहुंच जाएंगे, तब आपके पास केस स्टडीज़ भी होंगी, आपके पास अपनी टीम भी होगी जो कि वो उन प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तो वो तो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन शुरू के अंदर इट इज़ ओनली द फाउंडर। सो अगर आपकी को फाउंडर्स और आपके फाउंडर्स में से किसी को सेल्स नहीं करनी आती या सेल्स नहीं क्लोज कर पाते, तो यू रियली नीड टू थिंक कि आपने वो कैसे करना है, या यू नीड टू लर्न दैट। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम थ्रू आउट दिस एपिसोड बार बार ही डिस्कस करते रहेंगे, वो ये है कि वाई एंड हाउ टू रेज योर प्राइसेस। एक किसी भी एजेंसी के अंदर रेजिंग प्राइसेस इन माय ओपिनियन इज़ सच अ फंडामेंटल थिंग दैट यू नीड टू डू एवरी ईयर, बिकॉज अगर आप अपनी प्राइसेस रेज करेंगे, आपको बेहतर कस्टमर्स मिलेंगे जो कि आपको बेहतर काम करने पे पुश करेंगे, जो आपकी टीम को बेहतर करेंगे पुश करके, जिसकी वजह से आप और बेहतर प्राइस रेज कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम अराउंड। सो ये वर्चुअस साइकिल होगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो यू विल ऑलवेज बी स्टक इन दैट लूप ऑफ $10, $12, $15, $20, $18। एंड ऐसे भी कंपनीज चल जाती हैं, 100 लोग, 200, 300 लोगों तक भी पहुंच जाती हैं कंपनीज, लेकिन दे आर फंडामेंटली डिफरेंट कंपनीज, और उनकी सीलिंग भी यही होती है फिर, क्योंकि आप उसमें इतना ही स्केल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो अगर आपका एम है टू टू लिव अ सेनर लाइफ एज अ फाउंडर, और किसी पॉइंट पे जाके 5 साल बाद, 8 साल बाद जाके आप थोड़े हैंड्स ऑफ हो जाएं, आपकी टीम में अच्छे लोग हों, आप उनको अच्छा पे कर रहे हो, आप अपने लिए भी अच्छे पैसे में आप ग्रोथ भी कर रहे हो, तो इट इज़ लाइक अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट इज़ योर प्राइसेस एंड हाउ फ्रीक्वेंटली यू रेज देम। लेट्स से मैंने प्रोजेक्ट जो भी स्टार्ट किए, मिनिमम प्राइसेस से स्टार्ट कर लिए, $10, $15, तब मेरे लिए अवेलेबल ही ये थे, क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। कौन क्यों ही मेरे पे ट्रस्ट करे, उसके बारे में आप कैसे करते हैं? यार मैं फाउंडर हूँ, ठीक है, मैंने पहले होपफुली 3-4 साल कहीं ना कहीं जॉब की होगी। लेट से मैं जॉब करता था कॉन्फेज में, ठीक है, आप 4 साल में जॉब किया तो आपको तकरीबन अपना आवरली रेट पता ही होगा कि कॉन्फेज आपके लिए क्या चार्ज कर रही है, ठीक है। लेट्स से दैट वाज 50 एन आवर, आप कहीं 50 नहीं यार, मैं कहता हूँ पुट अप 50% कट ऑन दैट, आप 25 कर लो, लेकिन दैट शुड बी योर मिनिमम सीलिंग, क्योंकि इफ़ द पर्सन इज़ द सेम, मैं ही हूँ, मैंने ही सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैं किसी और के थ्रू आर्बिट्राज करके मैं 50 का काम कर रहा हूँ, तो जो आप काम कर रहे होंगे होपफुली दैट विल बी वर्थ 50, तो आप उसको 10 पे या 12 पे ना सेल करो, आप उसको 25 पे कर लो, 22 पे कर लो, लेकिन सेट अ मिनिमम बार। और ये हार्ड लिमिट होनी चाहिए, या मिक्स एंड मैच में यहाँ कोई 5 का कर लिया, कोई 10 का कर लिया, और कोई 25-30 का कर लिया, मिक्स एंड मैच भी हो सकती हैं, या नहीं हार्ड लाइन ही लेनी पड़ती है? हमने तो हार्ड लाइन ही ली थी, राइट। आई गेस हार्ड लाइन लेना ज़रूरी है। और वो जो पहले उन्होंने बात की है ना कि यार इट्स अ फंक्शन ऑफ फाउंडर्स प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को ही एक सर्टेन वैल्यू तक नहीं ला रहे रीअसेस करके पीछे से कि यार इतनी वैल्यू पे एटलीस्ट मैं पहले सेल हुआ हूँगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार आप क्या आउटपुट दे सकते हो, मतलब वैल्यू एडिशन क्या है आपकी सर्विस का। जब आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है ये सारी चीज़ें जा रही हैं, आप उस नंबर को डिफेंड भी कर लोगे। सो हमने आई गेस जब स्टार्ट किया था, हमारी किसी की प्रोफाइल के ऊपर $1000 नहीं थे इनिशियली। सो हमने 25, मतलब आई गेस बेड 30 तक करते थे, लेकिन 25 पे हम एग्री कर गए होंगे। और हमारी प्रोफाइल पे किसी जीरो cases में। जीरो जीरो हाँ। अर्निंग्स थी। कोई रेटिंग्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो स्कोर तो तब भी हो गया था। लेकिन वही वाली बात है कि उन इनिशियल कॉल्स में, उन सारी चीज़ों में ये इन्वेस्ट किया हुआ था और रिफ्लेक्ट कराया था कि यार वी डिज़र्व दिस। वो 10-15 वाला सीन नहीं है। ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग
कि अगर आपने कहीं पे जॉब की होती है ना और आपको पता है आपका क्या वाली रेट है, तो जब आप फिर 25 एन आवर पे बिड कर रहे हो ना, यू आर कम्पीटिंग विद पीपल जिनकी टॉप सीलिंग 25 है, आपका मिनिमम 25 है और उनकी टॉप सीलिंग 25 है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब आप फिर यू गो इन अ कॉल एंड यू मीट दैट पर्सन, आपका इतना एक्सपीरियंस 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी उस तरह ही परफॉर्म करोगे जैसे वो बंदा करे जिसका मैक्सिमम 25 है। तो व्हेन यू आर डिस्काउंटिंग योर सर्विसेज बाय 50%, यू शुड बी एन आउटलायर, मतलब यू शुड बी सो गुड कि आप 25 पे यू शुड सीम लाइक अ बार्गेन कि यार मुझे ये बंदा बहुत सस्ते में मिल रहा है। और लेट्स से आपने हायर रेट्स पे क्लाइंट क्लोज कर लिया, लेकिन इनिशियल टीम तो आपकी वो बहुत मैच्योर नहीं है, लेकिन उन्होंने तो हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है, वो कैसे फिर कर सकते हैं? हाँ, ग्रेट क्वेश्चन, राइट। सो ऑब्वियसली आपके पास वो लोग नहीं होंगे शुरू में, एंड दैट इज़ वेयर अ स्मॉल कंपनी शाइन्स। एज समबडी हुज वर्कड एट दैट कंपनी, और जिसको पता है यार टीम्स में कैसे काम करते हैं, लोगों को अपस्किल कैसे करते हैं, लोगों को एक बंदा जो लेट्स से हु इज़ सेलेबल एट $5 to $8 एन आवर, आप उसके ऊपर वैल्यू ऐड करके, ट्रेनिंग करके, PR रिव्यूज़ करके, उसको चीज़ें सिखा के, यू कैन गेट देम टू अ पॉइंट वेयर दे आर वर्थ 20 18 $15 एन आवर, और उसके ऊपर आपका आर्बिट्राज है। तो यही आपका वैल्यू ऐड है। आप इनिशियल स्टेजेस में आपके पास तो हैं ही 4 5 बंदे, आपका पूरा दिन काम ही है कि आपने अपना काम करना है 8 घंटे के अंदर, और बाकी जो 3 4 घंटे आपने लगाने हैं दिन के अंदर, वो आपने उनके ऊपर लगाने हैं, उनकी PR रिव्यूज़ करनी है, उनके उनको ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उनको वर्क एथिक्स सिखानी है, उनको वही चीज़ें जिनके ना होने की वजह से दे वर नॉट एम्प्लॉयबल और दे वर नॉट एक्सपोर्टेबल। तो अगर मेरे लिए ये अगर दिन का 50% मेरा काम ये है कि मैं अपनी टीम के ऊपर लगा रहा हूँ, तो वही मेरा वैल्यू ऐड है और वही मैं अपने कस्टमर्स को बिल करूँगा। सही है। अच्छा, मुझे बताएं, सेल्स कभी रुकती भी है? हाँ यानी यार। कि आपने आपने 3 4 प्रोजेक्ट स्कोर कर लिए, रोक दें? हाँ, हमने किया हुआ है काफ़ी दफ़ा, और काफ़ी दफ़ा ये गलती की हुई है हमने। आई थिंक 3 4 दफ़ा तो हमने की हुई है, राइट। हर साल में एक दफ़ा तो लाजमी की हुई हाँ, है। लेकिन अब इस साल नहीं की। हाँ, सो यू कंसिडर इट एज अ मिस्टेक? एब्सोल्यूट मिस्टेक, मतलब और अर्ली डेज़ में यही होता है यार, क्योंकि आपकी टीम इतनी छोटी होती है। यू गेट वन मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट, तो आपका सारा काम, आपका अगले 3 महीने का रनवे आपको नज़र आ रहा है। आपने कहा चलो ठीक है यार, अब एग्जीक्यूशन करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स कम्स इन एज वेल, राइट। पहले यही होता था हम सारे सब कुछ करते थे, तो जब वो हम सारा कुछ सब कुछ कर रहे होते थे तो सारे डिलीवरी की तरफ लग गए, तो यार अब सेल्स अब नहीं नहीं दिया उस पर ध्यान। तो होता ये है कि ड्यूरिंग दोज 3 मंथ्स जो काम, जो कोई क्रेजी ज़बरदस्त लीड आनी थी, यू मिस दैट। और फिर जब 3 महीने पर प्रोजेक्ट ख़त्म होने लगा, लास्ट 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आपको याद आया यार अब तो आई नीड अ प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ और 2। उस वक्त फिर यू आर स्क्रैम्बलिंग फॉर क्विक प्रोजेक्ट्स, और वहाँ पे आप अगले की टर्म्स पे प्रोजेक्ट्स ले रहे होगे। तो नेवर मेक दैट मिस्टेक। वो हमने की है 3 दफ़ा, और उसका हमें बहुत बहुत नुकसान भी हुआ है। और व्हेन यू हैव प्रोजेक्ट्स, मतलब जैसे कहते हैं ना यार कि पीस टाइम में आपने वॉर टाइम की तैयारी करनी होती है। वॉर टाइम आ गया अब, तो आप वॉर टाइम की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पीस टाइम में अगर आप सेल्स कर रहे होंगे, कंसिस्टेंटली चला रहे होंगे, यू विल गेट प्रोजेक्ट्स एट योर ओन टर्म्स। लेट से मेरे पास 5 लोग हैं पीछे, 5 के 5 बिजी हैं, मैं एक सेल्स कॉल के अंदर गया हूँ, अब तो मैं चैंपियन हूँ वहाँ पे, राइट। मैं कहूँगा यार मेरा रेट्स प्रोफाइल पे तो 25 लगे हुए हैं, आपने 38 पर आवर में करना है, तो आई एम हैप्पी टू डू दैट, अदरवाइज मैं सॉरी, आई वोंट बी। तो यू हैव ऑल द लेवरेज इन द कॉल्स। हाँ, सेल्स और टैलेंट एक्विजिशन दोनों कभी नहीं रुकनी चाहिए, मेरा ख्याल है, कंपनी की लाइफ में। यस, ठीक है। आइडियली। अच्छा, मुझे बताएं कि सेल्स के चैनल्स क्या क्या होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, यूज़ कैसे किए जा सकते हैं, और 0 से 30 वालों के लिए सबसे बेटर ऑप्शंस कौन कौन सी हैं मार्केट में अवेलेबल? ये मेरे ओपिनियन में 0 to 30 के लिए यू नीड क्विक, प्रिडिक्टेबल एंड like small cycle sales, right? You need a constant flow of leads. आपको चाहिए, आपको आपको ये, यू शुड बी श्योर कि अगले बंदे का इंटेंट है काम करवाने का, और वो लाइक दे जस्ट नीड द राइट पर्सन एंड दिल जस्ट हायर एंड स्टार्ट वर्किंग। और तीसरी चीज़ ये कि आपका साइकिल शॉर्ट है, ऑफ कोर्स इंटेंट होगा तो साइकिल शॉर्ट होगा। और इसके लिए मेरे ख्याल से ये फास्ट सेल्स प्लेटफॉर्म्स ही हैं जो मार्केट प्लेसेस हैं, फाइवर एंड अपवर्क।
2 मुझे पता है, अगर किसी और कोई और भी होंगी, लेकिन मतलब आई थिंक मेरा तो ओपिनियन ये है यार कि यू कैन स्केल अ कंपनी टू $1 million अ ईयर यूजिंग अपवर्क ओनली। और इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी हैं, ईस्टर्न यूरोप में भी हैं, यूएस में भी हैं। There are single people who have grown to $1 million in ARR because of 1 or 2 profiles. We have scored projects worth more than $200,000 from Upwork. तो वो जो द ब्रांडिंग अराउंड अपवर्क एंड फाइवर के यार ये $5 वाला प्लेटफॉर्म है, या ये इधर से छोटे छोटे काम मिलते हैं, आई थिंक वो टाइम बहुत पुराना हो चुका है। नाउ द बायर्स के लिए बेस्ट जगह है अपवर्क फॉर प्रीमियम टैलेंट। क्यों? क्योंकि उनके पास रिव्यूज़ हैं बंदे के, उनको अपवर्क एस्क्रो देता है, उन्हें श्योरिटी देता है कि आपके पैसे कभी भी नहीं, आपके साथ पैसों के लिए कभी भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। क्रॉस बॉर्डर उन्हें जो पैसे भेजने हैं अपवर्क इंश्योर्स दैट, और अपवर्क उनको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी देता है। कोई भी डायरेक्ट चैनल ऐसे नहीं देता। और व्हाई वुड समबडी इन द यूएस वांट टू वर्क विद समबडी दैट दे मेट ऑन लिंक्डइन एंड वर्क फॉर लेट्स से $20,000 प्रोजेक्ट? तो मेरे ख्याल से शुरू में तो फास्ट सेल्स प्लेटफॉर्म्स आर द बेस्ट, और फास्ट सेल्स प्लेटफॉर्म्स शुड बी an important part of your lead generation process regardless of whatever size you are at. और आपको पता भी नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट ने कितना ग्रो कर सकना है, तो आप छोटा प्रोजेक्ट जो है अपनी टीम के साइज के मुताबिक उसको ऑप्ट करके उसको ग्रो भी तो करवा सकते हो ना। हाँ, एब्सोल्युटली। ओवर टाइम आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी कि ओवर टाइम यू विल स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स एंड सीइंग कि यार ये बंदा है, ये राइट नाउ ही नीड्स $1,000 थिंग डन, बट दे हैव अ मच लार्जर नीड। उनके पास 3 और टीम्स हैं जिनसे वो काम करवा रहे हैं। इफ़ आई डू अ गुड जॉब एट दिस तो they'll just pick me। और भी रिसेंटली हमारे साथ हुआ है, तो वी स्टार्टेड आउट विद आई थिंक $5,000 प्रोजेक्ट एंड नाउ we're doing a $50,000 प्रोजेक्ट विद देम। अच्छा, लास्ट वाले पॉइंट में सिर्फ एक एडिशन ये है कि काफ़ी ये भी कंपनी शुरू में करती हैं कि इनिशियली ना सारे प्लेटफॉर्म्स इकट्ठे खोल भी लेती हैं सेल्स के। अब जिस तरह वो यार मैंने बात की कि यार शुरू में कौन ट्रस्ट करेगा लिंक्डइन के ऊपर कि यार आपको मैं $20-25,000 का प्रोजेक्ट दे सकता हूँ और मैं आपसे लिंक्डइन के ऊपर ये काम कर लूँगा। ये ईमेल मार्केटिंग में इतनी बड़ी सक्सेस इनिशियली शायद आप नहीं स्कोर कर सकते, लेकिन इनिशियली वो सारे चैनल्स के ऊपर ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि यार हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अगर आप फोकस्ड रहो, जिस तरह मेरा ख्याल है हमने तो शायद कभी फाइवर भी ट्राई नहीं किया, वी लाइक स्टिक टू अपवर्क। एक चैनल पे फोकस भी रहो, सो वही वाली बात है कि आप बहुत बड़े नंबर्स अचीव कर सकते हो। इंस्टेड कि आप सारे चैनल्स ओपन कर लो, सब पे हिट एंड ट्राई कर रहे हो, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग कि यार शायद सेल्स नहीं हो पा रही। तो फोकस्ड रहना भी शायद बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, आई सेकंड दिस। सो जो कभी व्हेन आई मीट फाउंडर्स कंसल्टेशंस वगैरह पे, हर कंसल्टेशन सेशन में ये सवाल ज़रूर आता है कि भाई मैं अपवर्क से तो मैंने ये कर लिया, अब मैं नेक्स्ट कौन सा चैनल करूँ? एंड आई आस्क देम कि तुम मुझे 90% श्योरिटी से ज़्यादा बता सकते हो कि तुमने अपवर्क से जितना जूस निकल सकता तुम निकाल चुके हो? कहते नहीं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया इतना, मतलब अभी तो, अब इसमें से तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो लाइक देयर इज़ योर आंसर। हाँ, लेकिन वो मेरा ख्याल है इसलिए भी पूछते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, या लेट से आपका अपवर्क बंद हो जाता है किसी न किसी वजह से, तो आपकी तो कंपनी का एक ही था सेल्स का पॉइंट, तो ख़राब हो गया ना सारा काम। तो ये भी एक फियर हो सकता उसको है। आप डाइवर्सिफाई कर लें, आप अगर 2-3 को फाउंडर्स हैं आप 3 प्रोफाइल्स करके कर लें, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो फोकस इज़ नॉट अबाउट सेइंग नो टू बैड आइडियाज़, फोकस इज़ अबाउट सेइंग नो टू गुड आइडियाज़। बैठ के बहुत अच्छा लगता है कि यार हम लिंक्डइन भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। सेल्स में जब भी आपने कोई नया चैनल स्टार्ट करना है, अगर फाउंडर को खुद वो चैनल नहीं आता ना, आप दुनिया के बेस्ट लोग भी ला के रख लेंगे, दे वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट फॉर यू। एरन रॉस की किताब है प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर में वो कहता है कि अगर आपने बिल्कुल सेल्स नहीं आती, चैप्टर नंबर 7 पढ़े जाके। चैप्टर नंबर 7 में उसने लिखा है 6 या 7 मिस्टेक्स दैट अर्ली स्टेज सेल्स फाउंडर्स डू। नंबर 1 मिस्टेक ये है कि वो कहते हैं यार हम बाहर से एक्सपर्ट्स ले आएंगे और हम ला के सेल्स हमारी ज़बरदस्त हो जाएंगी। तो अगर मैंने अपवर्क भी करना है, मैंने फाइवर भी करना है, लिंक्डइन भी करना है, तो मुझे वो तीनों पहले खुद सीखने हैं टू अ रीजनेबल डिग्री कि मैं टीम को अकाउंटेबल कर सकूं, और फिर मैंने उनके लिए टीम हायर करनी है। ये तीनों डिफरेंट स्किल सेट्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनको मैंने मॉनिटर करना। अब मेरी टीम में 5 लोग हैं, मैंने खोलने हैं 4 चैनल्स। अब हर टीम के लिए मुझे 2-2 लोग चाहिए। 5 लोग आपके पास इंजीनियर्स हैं, 8 लोग आपने सेल्स में रख लिए हैं,
एंड दैट इज़ अ वेरी ह्यूज रीज़न वाई 50 40 30 लोगों की कंपनीज होती हैं और में 10 से 12 लोग सेल्स के होते हैं, विच डजंट मेक सेंस एट ऑल। प्लस अटेंशन ना करेंसी के तौर पे होती है और बड़ी वाइजली यूज़ करनी चाहिए। लेट से जो चीज़ें आपके लिए वर्क पे वर्क कर रही हैं वो शायद फाइवर पे ना वर्क कर रही हूँ, टॉपटाल पे ना वर्क कर रही हूँ, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे ना वर्क कर रही हूँ। तो अगर आप एक को सीधा कर लेते हो और वही चीज़ें दूसरे पे अप्लाई करते हो, लेकिन वहाँ वर्क नहीं करती, आप अटेंशन डाइवर्ट करते हो, तो लूज़ होना शुरू हो जाएगी एसेंस पे। मेरा तो ये एंड कहना डबल डाउन ऑन व्हाट्स वर्किंग ना, मतलब है। पहले देखो व्हाट्स वर्किंग, मे बी फॉर यू आई डोंट नो, पीपल पर आर वर्क्स बेटर, ठीक है, ग्रेट, डू दैट, लेकिन इट हैज़ टू स्टार्ट विद अ फास्ट सेल्स प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जहाँ पे कस्टमर की 100% या 90% इंटेंट है कि उसको अगर इसी हफ्ते बंदा मिल गया ना तो उसने हायर कर लेना है। हम्म। इन सब के अलावा ना एक सेल चैनल जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो है वर्ड ऑफ माउथ वाला। ठीक हाँ है, कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी जो हैं वो भी आपके लिए एक तो एक्सपेंड कर सकते हैं आप अपना आपके साथ काम, प्लस वो दूसरे लोगों को रेफर कर सकते हैं, यार मैंने इसके साथ काम करवाया था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, टॉप नॉच क्वालिटी डिलीवर हुई है, सारा कुछ हुआ है, आप भी इनसे काम करवा सकते हो। तो वो वाला जो है ना, इसलिए आपको कहते हैं हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना चाहिए आपके इनिशियल से लेके सारे कस्टमर तक तो करना चाहिए, लेकिन इनिशियल कस्टमर को बड़ी हाई क्वालिटी में वर्क डिलीवर करना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली, और वर्ड ऑफ माउथ की कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन क्लोज टू ज़ीरो होती है। हम्म, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके ऊपर इन दैट सेल, और इट इज़ ऑलमोस्ट अ डन सेल। हम्म, अगर वर्ड ऑफ माउथ से कोई बंदा आया ना तो वो 80-85% ऑलरेडी सोल्ड है वो। हम्म। आपने बस थोड़ी सी एफर्ट और करनी है। क्योंकि और उसने ऑलरेडी बताया होगा कि यार मैंने इतनी देर से इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये इनके रेट्स हैं, ये इस तरह की क्वालिटी डिलीवर करते हैं, सारा कुछ तो ऑलरेडी है। या या और इंटरेस्टिंगली अगर आप जिस भी रेट पे किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे होंगे, आपको उसके पीयर्स या उसके जो कॉलीग्स वगैरह होंगे वो भी उसी रेट पे ही काम करवाएंगे आपसे। सो आइडियली अगर आप इनिशियल कस्टमर के साथ 25 या 30 पे काम करें तो आपको फिर उसी कोहॉर्ट के लोग मिलेंगे। हम्म, बट इफ़ यू आर डूइंग 10-12 तो वेरी लेस लाइकली कि आपको बेहतर लोग मिले। ठीक है, चैनल्स हमने डिस्कस कर लिए। हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमने कस्टमर्स एक्चुअल में ढूंढने कैसे हैं, उनकी क्या होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होती है। अच्छा, सो वन मिस्टेक ये हम शुरू में करते थे, मिस्टेक एडमिटेडली, कि व्हेन यू स्टार्ट विद दीज फास्ट सेल्स प्लेटफॉर्म्स आप कहते हैं यार एनी एंड एवरीबडी आ जाओ बस, ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, हम अवेलेबल हैं, आप आज हम कर लेते हैं। वी डिड इट फॉर आई थिंक 2-3 साल तो हमने ये गलती की होगी। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि यार यू नीड टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि कौन से लोग आपके पास कब आते हैं, उनका आपके साथ लाइफ टाइम कितना होता है, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है। अगर आप ऐसे कस्टमर से काम कर रहे हो जो 2 महीने का आपको प्रोजेक्ट देते हैं, 2 महीने के अंदर आपको वो लेट से $5,000-8,000 देते हैं, एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स ना उनकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे जाती है, ना उनकी प्रोडक्ट का कुछ बनता है, ना वो रियल वर्ल्ड में यूज़ होती है, ना आप उसको अपने पोर्टफोलियो पे लगा सकते हो, एंड नाउ 2 मंथ्स लेटर अब आपको यू नीड टू फाइंड अनदर प्रोजेक्ट। तो ये एब्सोल्युटली यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज कस्टमर्स। दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम उमैर जावेद, एंड ही टोल्ड मी यार कि ये ना इस तरह पिरामिड होता है। सबसे नीचे सोलो फाउंडर्स होते हैं, उसके बाद स्टार्टअप्स होते हैं, उसके बाद एसएमईज होती हैं, उसके बाद एंटरप्राइजेज होती हैं, और उसके बाद फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून 100 कंपनीज होती हैं। और जो सोलो फाउंडर्स होंगे वो नंबर में सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन वैल्यू में दिल बी द लीस्ट। मतलब और इसका जो वैल्यू पिरामिड होता है वो इसका इन्वर्स होता है कि सोलो फाउंडर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो बड़ा रिलेटिवली ईजी होगा उनको क्रैक करना, लेकिन ना उनका हो सकता है वो अपनी जॉब कर रहे हो साथ और ये पार्ट टाइम गिग कर रहे हो, कभी लॉन्च ही ना करें वो इसे। नेक्स्ट स्टेप स्टार्टअप्स। जब आप कंपनी स्टार्ट करें आपको स्टार्टअप्स का काम कर लेना चाहिए, लेकिन लाइक स्टेटिस्टिकली 97% ऑफ द स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड डोंट सक्सीड, ठीक है। तो यू आर बैटिंग ऑन 93% ऑड्स कि ये सही होगा, ये ग्रो करेगा आगे और हम भी इनके साथ एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर ग्रो करेंगे। तो यू शुड ऑलवेज बी माइंडफुल कि जिस बंदे के साथ काम करने जा रहे हैं क्या वो सोलो फाउंडर है, स्टार्टअप है, एसएमई है, क्या है। जितना वो इस मार्केट में ऊपर है उतना आपके लिए वो बेहतर कस्टमर होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि वो शॉर्ट टर्म में आपको क्या दे रहा है। ठीक है, लेकिन सोलो फाउंडर के साथ लेट्स से हमने काम किया और उन्होंने
रिलेटिवली अच्छा पे भी कर दिया, तो इसमें मसला क्या है? सोलो फाउंडर का ग्रेट कि अगर आपने इनिशियली अपनी टीम को ट्रेन करना है, आपने गलतियां कर लेंगे, उनके इतने हाई स्टेक्स भी नहीं होंगे, वो फॉरगिविंग भी होंगे क्योंकि शायद उनको इतना पता भी ना हो, उन्होंने पहले किसी के साथ काम भी ना किया हो, तो काफ़ी गलतियां आपकी वो दिल 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 लेट देम गो। ठीक है, आपने उनके साथ 6 महीने 1 साल काम कर लिया, उन्होंने आपको पैसे भी अच्छे दे दिए, लेकिन आपकी पूरी टीम क्या कहेगी? क्या मैंने 6 महीने 1 साल इतनी मेहनत लगा के एक चीज़ पर काम किया एंड नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे? हम्म, तो उनके लिए भी डिमोटिवेटिंग होगा। आप अपने केस स्टडी पे भी नहीं लगा सकेंगे और आप किसी अगले बंदे को भी नहीं बता सकेंगे कि मैंने, क्योंकि जब होपफुली आप ग्रो करेंगे, आपने प्रोजेक्ट्स नहीं सेल करने, आपने अपने रिजल्ट सेल करने। तो आपका रिजल्ट क्या था उसके अंदर? कुछ भी नहीं। व्हाट डिड यू डू फॉर देम? क्या आपने उनका रेवेन्यू बढ़ाया? क्या आपने उनकी प्रोडक्ट को ग्रो किया? क्या आपने स्केल यूज़र्स बढ़ाए? कुछ भी नहीं। इफ़ दे हैड 10 यूज़र्स, तो व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट? रिजल्ट्स ही कोई नहीं आपके पास। और उनकी ना एड हॉक रिक्वेस्ट होती हैं कि यार अच्छा इस तरह से चीज़ प्लान कर लेते हैं, कोई चीज़ थॉरो प्रोसेस से नहीं गुजरी होती, वो लेटर रन पे आपकी इंजीनियरिंग टीम को सफ़र करा रही होती है। नाउ वी हैव सीन कि हमने सोलर फाउंडर्स के साथ काम किया, कुछ लोग थॉरली उनके साथ काम करते रहे, टेक्निकली दे वर एट अ डिफरेंट पॉइंट एज़ कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट्स जहाँ पूरे प्रोसेसेस फॉलो हो रहे थे, रिक्वायरमेंट्स फ़िल्टर होती थी, आप उसके गिर्द डीपली सोचते थे, तो उन लोगों में भी फ़र्क था। तो आपकी इंजीनियरिंग टीम की वैल्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यू आर नॉट वर्किंग लॉट विद सोलो फाउंडर्स, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो तो फिर या तो इंश्योर करो कि आप उसको इन प्रोसेसेस पे ला सकते हो। बहुत मुश्किल है उसका आना, क्योंकि एक तो पहली चीज़ है उसके लिए हर चीज़ पे ना बार बार घूम के बात आएगी बजट पे। इस चीज़ का भी बजट नहीं है, टूल्स का बजट नहीं होगा, चीज़ों का बजट नहीं होगा, तो हर चीज़ में आप भी फिर जो चीज़ें कर रहे होगे वो सब पार आना शुरू हो जाती हैं, जो कि सफ़र इन द एंड आप ही कर रहे हो, एफर्ट से भी और टीम की ग्रोथ से भी। हाँ, और सोलो फाउंडर अगर पार्ट टाइम ये चीज़ कर रहा है तो आपकी टीम को भी पुश नहीं करेगा इतना ज़्यादा, राइट? हो सकता है वो महीने में 2 हफ्ते वेकेशन पे गया हुआ है, तीसरे हफ्ते वो आ गया वापस, उसने एकदम से आके क्या हो, ये क्या हो गया, सारा ख़राब हो गया, तो वो बड़ा वो अनस्टेबल सा, लाइक बड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है सोलो फाउंडर्स का, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। मेरा ख्याल है कि जब सोलो फाउंडर के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो वो मीडियोक्रिटी को ब्रू करता रहता है, क्योंकि जो लोग उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं ना, और जब वो शिफ्ट होते हैं एक एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट को करने में, वो उनको हैंडल नहीं कर पाते फिर। वो इस तरीके से कि उन्होंने देखा नहीं होता कि यार एंड टू एंड सोचते कैसे हैं, अपना काम आया कर दिया, लेकिन एंड टू एंड प्रोडक्ट कैसे चलानी थी, डिलीवर कैसे करनी थी, उसमें वो सफ़र करते हैं। लेकिन जैसे ही आप एंटरप्राइज कस्टमर के साथ काम करना स्टार्ट कर दो, आपको लेट से अच्छा वो पे करना कर देते हैं, तो आप टॉप टैलेंट भी हायर कर सकते हो। फिर आप ज़्यादा से एग्जिस्टिंग लोगों की ट्रेनिंग में स्पेंड कर सकते हो बजट, तो बड़ा अच्छा वर्चुअस साइकिल चल जाता है अगर आपकी सेल्स इम्प्रूव हो जाए। हाँ, और बड़ा सिंपल सा मैट्रिक है कि सोलो फाउंडर्स है ना, अगर दे विल ऑप्टिमाइज फॉर प्राइस एवरी टाइम। स्टार्टअप्स हैं, दे विल ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड रिगार्डलेस ऑफ कि क्या क्वालिटी जा रही है, क्या प्रोसेस है, कुछ भी नहीं जी, हमें फीचर शिप करते हैं बस हम किसी तरह, चाहे वो बस इन्वेस्टर्स को दिखाना है, कस्टमर को दिखाना है। ये SMEs दे विल आई थिंक ऑप्टिमाइज फॉर वैल्यू, कि कितनी जल्दी आपकी प्रोडक्ट उनको वैल्यू दे सकती है। एंड सेम विद एंटरप्राइजेस जो है वो दे विल ऑप्टिमाइज फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, यानी कि एंटरप्राइज डजंट केयर कि आप कैसे करते हो, दे शुड बी एंटरप्राइजेस व्हेन दे कम टू यू दे वुड बी लाइक, यार ये मेरा मसला है, व्हाट वुड इट कॉस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह तो आपने इस लैडर के ऊपर चढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म सक्सेस। अच्छा, कुछ इस तरह की सेल्स भी होती हैं कि अनरियलाइज सेल्स, मैं उन्हें कहता हूँ कि बंदा आपको कहता है हाँ हाँ मैं आपसे आप नेक्स्ट काम भी करवाऊँगा, लेकिन अभी ये कर दें। ऐसे कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं आप सेल्स में? उन्हें कहते हैं जब हम नेक्स्ट काम करेंगे हम आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, अभी नहीं हम ये कर तो सकते। काम नहीं करना चाहिए मुफ्त यार में। ये लाइक अज़ल से चलती आ रही है ये टैक्टिक कि जी मैं आपका बहुत बड़ा कस्टमर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा फल ले रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट देते हैं, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन व्हाट यू डू फॉर देम इज़ कि यार व्हेन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट कम्स आई प्रॉमिस यू अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। आप ये 1-2 दफ़ा कहेंगे उन्हें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपसे वो ये बात नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, अभी हमने प्लेटफ़ॉर्म्स की बात की थी, अपवर्क, फाइवर वगैरह, तो इनमें प्रोफाइल्स वगैरह, सेटअप वगैरह कैसे करते हैं? इसके बारे में कुछ थोड़ा बता दें।
यार प्रोफाइल्स का रूल ऑफ थंब सिंपल ये होता है कि इफ़ यू से यू आर वर्थ $1 million यू नीड टू लुक लाइक $1 million। ठीक है, आप कहते हो यार कि मैं $50 पर आवर जैसा ज़बरदस्त काम करता हूँ, और आपकी तस्वीर में एक हाथ से सेल्फी लगी हुई है जो ब्लर्ड है और पीछे पहाड़ हैं लेट्स से, तो दैट इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी फॉर मी। ठीक है, एक $50 पर आवर अगर आप हैं तो योर स्टोरी, योर कॉपी राइटिंग, योर हेड शॉट, योर प्रोजेक्ट्स, योर वेबसाइट, योर लिंक्डइन, एवरीथिंग हैज़ टू कंप्लीट द स्टोरी ऑफ यू सेइंग कि वी आर वर्थ $50 एन आवर। तो ये एक रूल ऑफ थंब है इसका। इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एवन हिरॉन की वीडियो है अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल चेकलिस्ट की, वो देख लें जाके। नहीं है तो वो आप आई थिंक वी डन 2 एपिसोड्स विद ताहिर फजल ऑन द चैनल, तो आप उनका हम लिंक इधर डाल देंगे, आप उसको देख लें। वो आई थिंक चीज़ रिपीट करने का इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन फंडामेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोफाइल इज़ कॉपी राइटिंग। कि अगर कोई बंदा आ ही गया है आपकी प्रोफाइल पे, तो नाउ यू नीड टू कैप्टिवेट दैम 100 words और लेस, एंड यू नीड टेल देम कि यार आई एम द राइट गाय फॉर योर जॉब। प्लस आई थिंक लिंक जो है अपवर्क प्रोफाइल, उसको बनाने का एक बड़ा सर्टन सा तरीका होता है, इमोजीज वगैरह लगे होते हैं, चेक वाइट चेक वाले, और इस तरह के जो हम शुरू में नहीं करते रहते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो सारा कुछ हाँ, और बड़ा सिंपल सा है यार। जो आप लेट से आप मीन में काम करते हैं, आप अपवर्क पे जाएं, इनकॉग्निटो में खोल लें आपके मीन डेवलपर्स, पहले ही जो 10-20 प्रोफाइल्स आती हैं जाके उनकी प्रोफाइल्स देख लें वो क्या अच्छा कर रहे हैं, उनमें से बेस्ट पीसेस उठाएं और अपनी प्रोफाइल क्यूरेट कर लें उससे। लेट्स से कि जो पोस्टिंग आई है आपने देखी, ऑब्जर्व की, कस्टमर ने कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड की हुई है अपवर्क पे लेट्स से, तो आप गेज कैसे करते हैं कि आप ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? डू यू वांट टू ऐड? तो शुरू में हम लोग शुरू में जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, आई थिंक रमज़ान का टाइम था, तो हम लोग ना 2 बजे से लेके सहरी तक या 1 बजे से लेके सहरी तक हम दोनों कॉल पे होते थे, हम दोनों इकट्ठे ही करते थे बिड। तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ऐड टू दिस। तब ना हम काफ़ी चीज़ें देखते थे कि यार जिसने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है इसकी हिस्ट्री क्या है। मतलब कोई बिल्कुल नया बंदा नहीं है जो पहला पहला काम लेके आया है, हो सकता है विंडो शॉपिंग ही कर रहा हो। हम्म। अच्छा, इसने पहले काम किया, पोस्ट किया हुआ है, किस रेट पे करता रहा है। अगर लेट से हम 25 पे ही हमने लेट से सेल करना है और वो बंदा 10-10-15 के काम कराता रहा है, फिक्स प्राइस कराता रहा है और हमने फिक्स नहीं करना, ये सारी चीज़ें असेस की। उसने लोगों को क्या फ़ीडबैक दिया हुआ है और लोगों ने उसको क्या फ़ीडबैक दिया हुआ है उसके काम के हवाले से, ठीक है। और देन अगेन उसमें कंसिस्टेंट फॉर्मेट भी हो कि हाँ यार वो किन चीज़ों पे काम करा रहा है। कई प्रोफाइल्स होती हैं जो शायद कंपनीज़ ने क्रिएट की होती हैं 10 तरह के डिफरेंट काम की, वो वहाँ पे वर्डप्रेस भी हो रहा है, वहाँ पे कोई और डेवलपमेंट भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इट लुक्स लाइक कि शायद वो भी कोई एजेंसी बैठी होगी जो इस तरह की चीज़ें कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पर ना पहले हम गेज किया करते थे। फिर जो भी वो बंदा है, ठीक है, आपको उसका नाम शो हो जाएगा। अब उसके नाम के ऊपर जस्ट सर्च लाइक ऑन द वेब के यार ये बंदा है कौन, उसका लिंक्डइन ढूंढ के किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, क्या चीज़ कर रहा है। अब जो वो काम कह रहा है शायद वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, उसका पेट प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ें हैं, इसको भी असेस करना, क्योंकि इससे आपको उसकी सीरियसनेस कन्वे होगी। हो सकता है वो खुद कोई आउटसोर्स करने वाला बंदा बैठा हो, या वो अपनी कंपनी का ही काम कर रहा है, या वो खुद कोई चीज़ बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें गेज करना ज़रूरी है। लाइक एक अप्रोच तो है ना यार, ब्रूट फोर्स कर दो। अगर आपने मीन का ही काम करना है, जिधर जिधर मीन आया भाई हेलो मैं मीन कर सकता हूँ, एक ये तरीका है। एक है कि यार आप डेडिकेटेडली जाओ कि यार मेरे रेलिवेंट कौन है, और उसको जब आप फिर प्रपोजल दोगे, जब आपके पास इतना डेटा इकट्ठा हो गया, तो आप बड़े स्पेसिफिक टर्म्स पे उसे रीच करोगे जो कि उसको भी अपील करेगी। मेरा ख्याल है शुरू में तो हम मोस्टली यही करते थे। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द पीपल जो दिन में 20 प्रपोजल भेजते हैं और उनको एक भी रिप्लाई या एक रिप्लाई आता है, वर्सेस वो लोग जो दिन में 5 भेजते हैं उनको एक रिप्लाई आता है। इट इज़ फार बेटर टू राइट 5 proposals and get 1 response, and get that 1 response from somebody जो अपनी लेट से कंपनी के लिए कोई काम कराना चाह रहे हैं, वर्सेस कि उसका कोई पेट प्रोजेक्ट है, तो हम उसे सोलो फाउंडर में कंसिडर करते हैं। ठीक है। और प्रपोजल राइटिंग अकॉर्डिंग टू यू के तरीकाकार है, मेथोडोलॉजी है, हाँ, वो प्रपोजल फॉलो राइटिंग करनी पे भी चाहिए? हमने बहुत वी डन अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट विद ताहिर फजल, उसको भी हम लिंक इधर डाल देते हैं। इट इज़ अ आर्ट सो टू से, और ओवर टाइम हम लोगों ने उसको और भी मैच्योर कर लिया हुआ है। प्रपोजल राइटिंग फॉर गॉड से एक चैट जीपीटी से ना लिखवाएं। लाइक राइट द प्रपोजल फर्स्ट एंड एंड पे उससे कहें यार कि मुझे इसको कोहेरेंट कर दो, मुझे इसमें से इसकी वर्डिंग थोड़ी बेहतर कर दो, कंटेंट बिल्कुल भी चेंज ना करो, क्योंकि एवरीबडी एल्स इज़ यूजिंग चैट जीपीटी।
तो आज तो इवन ईजियर है बेहतर प्रपोजल लिख के ऊपर आना कंपेयर टू दैट, क्योंकि अपवर्क ऑल्सो हैज़ एन एल्गोरिदम और वो लाइकनेस देख के करता होगा, डिमेरिट कर देता होगा. सो डोंट यूज़ दैट, राइट इट योर सेल्फ. और उसमें भी एवन हिरॉन की एक वीडियो है, प्रपोजल अपवर्क प्रपोजल सीक्रेट्स मेरे ख्याल से उसका नाम है, और उसके अंदर वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे. और उसमें उसने 7 सेक्शंस बताए हुए हैं, मेरे ख्याल से हुक है, सेव द डे है, अथॉरिटी है, मिडल है वगैरह. तो जस्ट गो थ्रू दैट. और आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त टाइम टेस्टेड प्रपोजल का तरीका है लिखने का. और वो एक प्रपोजल लिखने में आपको 30 से 40 मिनट्स लगेंगे, बट देन मतलब यू आर स्पेंडिंग 25-30 कनेक्ट्स ऑन इट, तो थोड़ा सा और टाइम भी लगा लें एंड डू दैट. और या और इट इज़ फार बेटर टू राइट लेसर प्रपोजल्स एंड गेट मोर रिस्पॉन्सेज. आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप वो प्रपोजल ना लिखें, आप लूम वीडियो बना लें. आपने किसी की प्रॉब्लम देखी है, आप उसके ऊपर पूरा एक्सकेलेड्रॉ पे draw.io पे आर्किटेक्चर बनाए उसका एक. और ये अगर आप कर देंगे ना तो यू आर अहेड ऑफ 99% ऑफ अदर पीपल. जस्ट पुट इन दिस एफर्ट. ये घंटा लगा के करें ये काम, लूम वीडियो बनाए, तो आई थिंक. और उन्हीं जॉब्स के ऊपर प्रपोजल भेजने की ज़रूरत है जिसमें आप मास्टर हैं, ठीक है. आप लेट्स से आपने जेंगो करते हैं और आप गो में भेजी जा रहे हैं, तो उसकी सक्सेस रेशो भी कम होती जाएगी. लेट्स से सक्सेस हो भी जाती है, बाद में डिलीवरी में मसला आ जाएगा. ये हमने लास्ट 1-2 वीडियोस में भी डिस्कस किया था. तो एफर्ट बड़ी स्पेसिफिक वे में होनी चाहिए, स्पेसिफिक गोल की तरफ होनी चाहिए. इवन विद इन द डोमेन, तो अगर आप जेंगो में काम करते हैं तो आप जेंगो के अंदर लेट्स से आपने CRMs में काम करते हैं आप, ठीक है. तो आप अगर कोई CRM का काम आ गया, देन यू नीड टू लाइक वो उस पर आप 2 घंटे लगाएं. उस पर आपके पास पुराना अपनी केस स्टडी भी रेडी होनी चाहिए, उसका आपने वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर आप उसके अंदर राइटअप भी लिखें. आप उससे ये भी कहें यार मैं आपको अपने उस कस्टमर से इंट्रोड्यूस भी करवा सकता हूँ इफ़ यू वांट, बिकॉज दैट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू बी योर निश. सो अगर आपका उस एग्जैक्ट काम की केस स्टडी है और आपने वीडियो बना दिया, तो आई डोंट सी अ रीज़न वाई यू वोंट स्कोर दैट. सही. आई थिंक बिफोर कॉल जो होती है सेल की, उसकी हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है एक तरह से. कोई और चीज़ ऐड करना चाहते नहीं हो? अच्छा. सो लेट्स से ये तो हमने अभी किया ना, प्रपोजल लिख दिया आपने, अब रिस्पॉन्स आ गया आपको, ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट है कि अब उसको आंसर कैसे करना है. आंसर हैज़ टू बी वेरी कंसाइज. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अगला बंदा क्या पूछ रहा है, क्योंकि दे आर प्रॉब्ली टॉकिंग टू 10 पीपल एंड यू आर टॉकिंग टू 1. तो उनको सबसे कंसाइज तरीके से, लो एफर्ट तरीके से, अगेन अगर आपको लगता है आप वीडियो में अच्छा बता सकते हैं, वीडियो में बता दें. डू दैट एंड योर नंबर वन एम शुड बी टू गेट देम टू अ कॉल. अगर वो वहाँ पे कह देते हैं कि यार मुझे एस्टिमेशंस दे दें उसकी, मुझे बॉल पार्क ही दे दें आप उसकी. दुनिया को कोई भी बंदा एक पैराग्राफ पढ़ के, दुनिया कोई भी मेच्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक पैराग्राफ पढ़ के आपको नहीं बता सकता कि आपका प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन क्या होगी. एक पैराग्राफ क्या, मेरे ख्याल से 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट पढ़ के भी नहीं आप बता सकते, क्योंकि द स्कोप इज़ गोइंग टू चेंज. और उसके अंदर इतने लूप होल्स होंगे, इतने एज केसेस होंगे दैट दे माइट हैव नॉट थॉट ऑफ. सो योर जॉब इज़ टू गेट देम टू अ कॉल. अगर वो कहते हैं कि मुझे एस्टिमेशन दे दें, आप उन्हें यार इट विल बी इररिस्पॉन्सिबल ऑन माई पार्ट टू डू दिस, एंड एनीबडी एल्स टेलिंग यू अदरवाइज माइट बी डूइंग अ डिससर्विस टू यू. सिंपल, मतलब क्लियरली ये पॉसिबल ही नहीं है. तो यू जस्ट टेल देम. और उन्हें को यार मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव अ 70% हैंडल ऑफ व्हाट यू ट्राइंग टू बिल्ड, लेकिन मेरे ये 8 सवाल हैं. आई थिंक इट बी मोस्ट आइडियल कि अगर हम 15 मिनट कॉल के अंदर इनको सॉर्ट आउट कर लें. एंड देन इफ़ यू ग्रेट ऑन द कॉल, यू हैव अ गुड लाइकेबल पर्सनैलिटी, आपकी अच्छी इंप्रेशन अच्छा है आपका, you know the right questions to ask, you know how to talk to people, you'll be way ahead of other people and you'll be able to close प्लस it. कॉल में जाने से पहले ना 2-3 एज केसेस ऐसे सोच के रखो जिससे आपका वो बंदा फ़ैन हो जाए. स्टम्प कर दें आप उसे. हाँ. हाँ, क्योंकि इवन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स भी ना, जब हम ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना कस्टमर्स के, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये कैसे सोच लिया तुमने, ये तो मैंने भी नहीं सब सोचा हुआ, इतने लोगों को दिखाया उन्होंने भी नहीं सोचा हुआ. yes. तो वो बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है आपके R&D करना बिफोर द कॉल. और वीडियो वाला तो मैं कहता हूँ बेस्ट है एक तरीके से. यार फंडामेंटली ना इट कम्स डाउन टू के डू यू केयर अबाउट द कस्टमर्स वर्क और नॉट. अगर मैं केयर ही नहीं करता तो मुझे तो बस घेरना है, बस किसी तरह मैं घेर लूँ उसे, वो मुझे साइन कर दे, मुझे हायर कर ले, पैसे दे दे मुझे, बस
ये तरीका शायद पहले चलता होगा, अब तो नहीं चलता ये। द कस्टमर विल गो विद द पर्सन हु केयर्स द मोस्ट अबाउट देयर प्रोजेक्ट। और अगर आप केयर करते हैं तो तभी आप वो चीज़ें सोचेंगे। हम्म, अगर आप केयर करते हैं तो जब उसने पूछा यार कि मुझे एस्टिमेट दे दो, आप कहेंगे यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत बात है। हम्म, बाय सेइंग नो यू गेट अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। प्लस आप उसको रीज़न भी दोगे कि ये क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला है कि मुझे स्लैक पे नोटिफिकेशंस चाहिए सीआरएम के अंदर जब भी किसी का स्टेटस चेंज होता है। आपसे पूछा यार स्टेटसेस कौन से होंगे, उन स्टेटस के क्या मुझे नेगेटिव जो या क्लोज स्टेटस की भी भेजनी है, या मुझे सिर्फ सक्सेस की भेजनी है, क्या सिर्फ टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस भेजनी है, टाइम सेंसिटिव भेजनी है तो किस किस केस में भेजनी है। और ये एक केस है, अगर हम इसको नहीं हैंडल करेंगे वो तो आपका पूरा फ्लड हो जाएगा स्लैक चैनल। हम्म, यू टेल देम जस्ट एक छोटा सा मॉडल पकड़ लें, उसके अंदर एज केसेस निकाल लें, उसके बताएं यार ये एक छोटे से मॉडल में मेरे 15 सवाल हैं, हम्म, तो हाउ कैन आई टेल यू द बॉल पार्क नंबर ऑफ दिस होल स्कोप। तो फिर उनको पता चलेगा यार कि हम एक सीरियस बंदे के साथ काम कर रहे हैं जिसको पता है कि व्हाट इट एंटेल्स टू बिल्ड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हो सकता है बाकी इतनी एफर्ट पुट ना कर रहे हो आपकी, वही वाली हो बात है सकता है, कि नहीं होता है, लाइक क्योंकि क्योंकि क्या होगा, दूसरी तरफ आपसे compete कौन कर रहे हैं? आपसे compete प्रोफाइल्स ऐसी कर रही होंगी जहाँ पे उनके टारगेट्स इस तरह है कि आपने दिन में 20 प्रपोजल भेजने हैं। हम्म, दे डोंट केयर कि कितने व्यू हो रहे हैं, कितने रिस्पॉन्ड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। whoever puts in the more effort, whoever cares more about the customer wins। तो वो दूसरे नहीं केयर कर रहे तो यू कैन कम अहेड। ठीक है, सही है। और ड्यूरिंग द कॉल क्या करना चाहिए? कोट ऑन कोट कस्टमर घेरते कैसे हैं बेसिकली? अच्छा, एक तो घेरना नहीं है आपने किसी को, अच्छा, घेरना नहीं है। घेरना इम्प्लाइज कि आप ना कोई गेम करके आपने फंसा रहे हैं किसी को। तो एक तो ये मेंटालिटी क्लियरली चेंज करने की ज़रूरत है। यू शुड बी, आप लाइक, इट शुड ऑलमोस्ट बी दी ऑपोजिट। यू शुड बी टेलिंग द कस्टमर कि यार पता नहीं, मे बी आई एम नॉट द राइट फिट फॉर यू, मे बी आई एम। लाइक द बेस्ट सेल्स पीपल इन द वर्ल्ड मेक द अदर पर्सन सेल टू देम। हम्म, ठीक है, तो उनको लगना चाहिए यार कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत है। इट शुड बी अदर वे अराउंड। वो एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन घेरने से ना 2025 में सेल्स नहीं होती। लेकिन मैंने देखा है कि वो कॉल के दौरान जाके कुछ और सेल करके भी आ जाते हैं, वो कैसे हो जाता है? वो भी तो घेरना ही हुआ ना फिर। हाँ, तो घेरना सो हो गया घेरना। 2 महीने बाद वही कस्टमर आपको 1 स्टार रिव्यू दे के जा रहा है वो। और एंड एवरी बैड कस्टमर लूजेस 10 कस्टमर्स फॉर यू, एवरी गुड कस्टमर ब्रिंग्स यू 1 मोर। तो ठीक है, अब 3 महीने की विन आप एंजॉय कर लें, नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। अच्छा, वो जो मतलब एक तो घेरने वाला पॉइंट तो ट्रू है ना, दूसरा ये कि यार कॉल में ऑनेस्ट रहो, वो चीज़ें ना कमिट करो जो तुम्हें भी पता है कि नहीं हो सकती। और अगर इंजीनियरिंग माइंड है, चीज़ें देखी हुई हैं, तो बड़ी ऑनेस्टली आइडिया होगा कि हाँ यार ये काम नहीं हो सकता, या शायद हमारे पास करने के स्किल नहीं है। तो ये मेरे हाल ने पिछली दफ़ा भी कहा था कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना ले आओ जो तुम नहीं कर पाओगे, तो उन्हें स्ट्रेट अवे बताओ कि यार मैं या मेरी टीम ये कर सकते हैं, ये हम तुम्हें कर देंगे। और जहाँ अपसेल करने वाली बात भी है, तुम उसका कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, तुम उस पर उसको गाइड कर देते हो कि यार अच्छा तुम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसका ये सोल्यूशन है, ये ऐसे होता है। एंड अगर किया और शायद उसके रेफरेंसेस दे दो तो वो मज़ीद तुम्हें काम ला देगा। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि उसको शायद एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम फोर्सफुली जाके उसको को यार नहीं ये देख ये करवा ले, बड़ा ज़रूरत मतलब काफ़ी यूज़फुल होगा, वो शायद एक डिफरेंट वे में जा रहा है। लेकिन अगर उसने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है एंड यू वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये होती कैसे है, तो जब हम बात करते हैं कि यार आपने क्लाइंट के बारे में R&D की हो और आपको पता है कि यार इसके प्रोडक्ट के और साइड एरियाज़ क्या हैं, अब जिस तरह हम AI सेल करते हुए, अब AI ने किसी ना किसी चीज़ में शिप ही होना है ना, तो अगर AI सेल करते हुए वेब और मोबाइल की सर्विसेज शिप मतलब साथ सेल हो रही हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि उस पर इसको घेरा गया, आपने उसको पूरा पैकेज दिया कि भाई ये बंडल तुम्हें इस तरह मिल रहा है। और ये मतलब अगेन ये तो सक्सेस है ना। अब वो भी तो होता है ना कि क्लाइंट की नज़र में काम होता है 2 वीक का, महीने का, लेकिन आप उसे पिच इस तरीके से करो कि वो काम 3 महीने का हो जाए, उसके बारे में क्या? वो तो डिसऑनेस्टी है, हम्म, वो तो पिच, स्ट्रेट अवे व्हाट डू यू डिसऑनेस्टी मीन है। बाय पिच? इस तरह करो। लेट्स से CRM है, उसमें लिस्टिंग है, हो सकता है लेट्स से साइन अप साइन इन वाला फ्लो है। आपको अगर पता है कि यार ये बन जाएगा, हफ्ते का काम है, लेकिन आप कहो कि जी नहीं हम इसमें एक्सप्रेस लॉगिन भी डाल देंगे, गूगल विद एप्पल, लॉगिन विद एप्पल, लॉगिन विद गूगल भी डाल देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, हालांकि कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, लेकिन सेल तो हो गया ना वो। या एंड पे टारगेट क्या है आपका? पैसे बनाना ज़्यादा, हम्म, राइट? तो ये अगर आपने काम करना है ना, तो ये आप रेट्स रेज करके करो। हम्म, आप उसे बना के साइन इन साइन अप भी दो, लेकिन आप करें फिर 50 एन आवर पे। हम्म, दैट इज़ द एथिकल वे टू डू इट।
ये कहना कि यार कस्टमर अगर इलिटरेट है टेक्नोलॉजी से या उसको इतना नहीं पता, तो आपको यार उसको हम फीचर्स पे फीचर्स, मतलब आई लिटरली हर्ड द टर्म कि मैंने बिलिंग भी बढ़ाई उस प्रोजेक्ट की। बिलिंग भी बढ़ाई इज़ नो बैज ऑफ शाइनिंग, मतलब कोई शाइनिंग बैज नहीं है कि आपने अपने कस्टमर की बिलिंग बढ़ा दी है। इट कुड क्वाइट बी दी ऑपोजिट, कि आपने कस्टमर को कोई वैल्यू ऐड ना करके आपने उसको फीचर्स बनवाई गए आप। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि दे रियलाइज कि यार ये दे आर रिपिंग मी ऑफ। और आज के टाइम में कोई आइसोलेशन में तो बैठा नहीं हुआ, तो अगर आप किसी को मतलब वही वाली बात है चेपी जा रहे हो, कभी ना कभी तो किसी और से ओपिनियन लेगा ना कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है कैसी लगती है। वो उसमें कहा यार इसमें 10 चीज़ें तो वो है जिसका शायद तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और तुमने ये क्यों ऐड की हुई है, ये क्या रैशनल था इनका, ठीक है। उस टाइम के ऊपर जो उस क्लाइंट का आपके बारे में फीडबैक होगा अब वो टोटली डिफरेंट होगा। या इवन मोर सिंपलर देन दैट, कोई बंदा वो हर बंदा अपनी ऐप के बारे में एक्साइटेड होता है। वो ऐप लेके गया किसी दोस्त के पास, उसने कहा यार हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस? हाँ, उसने कहा यार आई पेड 75 grand फॉर इट। व्हाट द हेल, 75 grand? आई जस्ट रेड ऑन फ्ला ब्लॉग पोस्ट कि दैट ऐप वाज बिल्ट फॉर इतने। तो आपका सारा का सारी वो जो स्ट्रैटेजी थी ना क्रेडिबिलिटी आपकी, सारा वो कुछ। घेरने वाली घुमाने वाली, जो आपने बिलिंग बढ़ाई थी उसकी, दैट फॉल्स फ्लैट ऑन योर फेस। और आज के टाइम पे तो लाइक हम काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि लोगों ने ना अपने अपने पूरे पूरे जो प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं ऐसा ऐसा ना जीपीटी में डाले होते हैं, एंड दे ट्राई टू गेट एन एस्टिमेट कि यार ये रफली कितनी देर में हो रहा होगा। और अगर आप उसे किसी स्टैक पे पिच करें वो भी वैल्यूएट करा लेते हैं, तो उसमें 20-30% का डेल्टा हो सकता है, उसमें 70-80% का डेल्टा नहीं आएगा। तो इतने स्मार्ट अब लोग हैं, और अगर कहीं पे आप चलो ये चीज़ कर भी लोगे, आप इस तरह की डिसऑनेस्टी करते हो, तो फिर आपकी टीम भी देख रही है, फिर आपकी टीम आपके साथ भी डिसऑनेस्टी करेगी। जब वो करेगी तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यू आर सेटिंग द नॉर्म्स कि यार ये हो सकता है, अगर उसने ये कहा था उस पर ये कहानी डाल दो, ये कर दो, फिर गलत बेस आप खुद सेट कर रहे हो। और बड़े कम चांसेस होंगे कि वो सिर्फ आपसे ही डिस्कस कर रहा हो। हाँ। उससे मल्टीपल जगहों से प्रपोजल आएंगे, आपने दे दिया जी 100K का और किसी और ने कह दिया है कि 75 का, नहीं तो आप डिस्पैरिटी जो होगी उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे फिर? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम वो नहीं कर सकते आप, लेकिन वो वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार लेट्स से उसने आपसे काम कराना शुरू कर दिया। अब यू नो कि यार उसने लेट्स से उसे ब्लॉग चाहिए पूरा, यू नो यार कि ओपन सोर्स जैंगो के अंदर पड़े हैं, वर्डप्रेस लग जाएगा, वेबफ्लो लग जाएगा। आपके तो नहीं, हम आपको कस्टम ब्लॉग बना के देंगे, हमारी बिलिंग बढ़ेगी उससे। दैट इज़ डिसऑनेस्टी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल टू यू इन द लॉन्ग रन। अच्छा, ये थोड़ा पीछे पूछना चाहिए था मुझे क्वेश्चन, क्या व्हाट इज़ बेटर, टेक्निकल कस्टमर होना या नॉन टेक्निकल कस्टमर्स होना, क्या बेहतर है? दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट लाइक अगर टेक्निकल कस्टमर है ना, ठीक है, सो वो हर डिटेल के अंदर ना आपके साथ इन डेप्थ जाने की कोशिश करेगा, एंड वर्किंग विद टेक्निकल पर्सन आपकी टीम को टॉप नॉच होना पड़ेगा अगर वो सही टेक्निकल पर्सन है। एक तो आजकल के टेक्निकल है ना कि यार हमने एआई से पूछा था एंड नाउ वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, तो उनको तो आप बड़ी इजीली स्कूल कर लेते हो। लेकिन अगर एक वाकई आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई वो एक्सटर्नल सीटीओ लेके आए हैं एंड देयर इज एक्सपीरियंस पर्सन, तो फिर आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आगे शो करनी पड़ेगी, दिखा और वो टीम वाकई ये नहीं कि शो करनी पड़ेगी, उनको नॉलेज होना चाहिए। सो फिर उस केस में ये है कि आपका इंजीनियरिंग लेवल अप होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी टीम को जो सिखाएगा दैट इज़ अ ग्रेट लर्निंग। अब अगर आप किसी आपको 20-25 साल एक्सपीरियंस का एक बंदा मिल गया जो आपकी टीम को ट्रेन कर रहा है, ग्रिल कर रहा है, ऑब्वियसली टीम को थोड़ा इनिशियली बुरा फील होगा, लेकिन उस बंदे का इंटरनेशनल एक्सपोजर है और वो आपकी टीम को सिखा रहा है, तो इंटरनली आपके लिए कितना बड़ा अपलिफ्ट है। लेकिन अगेन उसका चैलेंज बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी साइड पे जो अब नॉन टेक लोग होते हैं विद एआई, अब ये लग रहा है कि यार उनके ना क्वेश्चंस और जिस तरह वो आपको ड्रेन करते हैं ना वो बहुत इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हर बंदा समझता है कि यार मैं एआई से पूछूंगा मुझे टेक्स्ट समझ आ जाएगी। उनके क्वेश्चंस बढ़ गए, फिर आपको उतने ही पेशेंटली उनकी उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है और उनको रियलाइज़ कराना पड़ता है कि यार आप इस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर पाओगे अपनी नॉलेज के साथ। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। दूसरी चीज़ मेरे ओपिनियन में शायद आपको कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर सिखा रही है कि यार अगर एक कस्टमर मुसलसल पूछ रहा है, पिंग कर रहा है, तो आपने उसको कंट्रोल करके मतलब किस लेवल पे कंट्रोल करना है और कहाँ तक रोकना है। वेरी गुड पॉइंट। दूसरे केस में आप टेक्निकली मेरा ख्याल है बहुत अपलिफ्ट हो रहे हो जब आपको टेक्निकली दूसरे साइड से चैलेंज किया जा रहा है। स्पेसिफिकली सेल्स पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रेटजी चेंज होती है टेक्निकल को सेल करना, नॉन टेक्निकल को सेल करना? आई गेस टेक्निकल को सेल करना आसान होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप टेक्निकली एक सही सोल्यूशन पोस्ट कर रहे हो और आपने बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, अच्छा टेक्निकल वाला बंदा ना आपका भी टाइम ज़ाया नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा हाँ मुझे अब ये लिख के दो, मुझे फ़लाँ लिख के दो, जिस तरह उन्होंने कहा यार एक डायग्राम बना दो।
अगर टेक्निकल बंदा ना उसको डायग्राम समझ आएगी, वो कहेगा यार नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा बंदा आपसे कहेगा अच्छा मुझे कस्टमर का रेफरेंस दे दो, मुझे वो दे दो, मैं उससे पूछूं, उसे ट्रस्ट करूं। टेक्निकल आपके सोल्यूशन पे रिलाई कर लेगा। तो मेरा ख्याल है शायद टेक्निकल में ईजी होगा। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और एग्जीक्यूशन के एंड से बंदे बता दिया कि टीम का क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जनरली व्हाट आई टेल टू आवर सेल्स टीम इज़ कि इट्स ऑलवेज बेटर टू सेल टू नॉन टेक्निकल पीपल। क्यों? क्योंकि यूर द आपका एक्सपर्टीज़ का डेल्टा बहुत ज़्यादा होगा आइडियली। ठीक है, ये इस तरह ही मैं एग्जांपल देता हूँ यार कि एक बंदा अगर आपको खुद एसी सही करना आता है और आपने किसी को बुला लिया एसी सही करने के लिए, अब आप तो उसको नहीं छोड़ोगे। आपको यार मुझे गैस चेक कराओ, मुझे कितने बार्स हैं इसके अंदर, लीकेज तो नहीं हो रही, ये सर्विस किया है तुमने, ये वाला नट बंद किया, ऑल ऑफ दैट जैज, राइट। लेकिन अगर मुझे एसी नहीं सही करना आता तो अगला बंदा कहेगा यार 3000 में 4000 में आपको सर्विस 5000 में सर्विस कर दूंगा। वो आएगा सर्विस करेगा चला जाएगा। आप यू आर अ वेरी लो हैसल कस्टमर फॉर देम। ठीक है, तो दो चीज़ें मैं कहता हूँ, एक तो ये है कि नॉन टेक्निकल होना चाहिए कस्टमर, और दूसरा ये कि द मनी शुड बी कमिंग आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। उनको ना पेमेंट की पेन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है या तो वो फंडेड स्टार्टअप होंगे या वो एक डिपार्टमेंट के हेड होंगे जिनको बजट मिला हुआ है साल का, और उन्हें उस बजट को यूज़ करना ही है अपनी चीज़ को बेहतर करने के लिए। या फिर वो किसी एक स्मॉल बिजनेस के अंदर दे आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ पे उनका केपीआई काम है एंड द बजट इज़ अ सेकेंडरी थिंग फॉर देम। तो आई थिंक तो मेरे डेटा में तो ये है कि यार यू शुड ऑलवेज वर्क विद पीपल हु आर नॉट पेइंग आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट एंड हु आर लेसर टेक्निकल। ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो ड्यूरिंग द कॉल क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग द कॉल जस्ट लाइक केयरिंग फॉर द कस्टमर। ठीक है, आपको 5 मिनट लगेंगे, देख लो वो बंदा कहाँ पे रहता है, उसने कौन सी। अब आई वॉज टॉकिंग टू समबडी येस्टरडे, वो 1998 से 2001 तक डायरेक्टर ऑफ एशिया था याहू का। तो आई स्टार्टेड माई कॉल विद कि यार .com बस्ट के ईरा में क्या चल रहा था याहू के अंदर। अगर मैंने 10 लोगों से उस बंदे ने बात की है और एक बंदे ने बीच में आएगा यार मुझे बताओ तुम तो .com बस्ट के अंदर अंदर तुम डायरेक्टर ऑफ एशिया थे ही उस कंपनी के जो उस वक्त बेस्ट लाइक लार्जेस्ट कंपनी थी और अब वो नहीं है, क्या चल रहा था .com। एवरीबडी लव्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। तो वो उसने 5 मिनट में स्टोरी सुनाई, वो इबीजा पे बीच पे बैठा हुआ था पीछे, और वो उसने अपनी लाइक वो मुझे स्टोरी सुना था। आई वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि यार 1998 से 2001 में याहू वाज लाइक गूगल, तो वहाँ पे क्या चल रहा था। तो यार 5 मिनट लगा लें आप, पहले 10 मिनट लगा लें, बंदे को जाके देख लें, उसकी हिस्ट्री में देख लें। मे बी देर पैशनेट अबाउट सम सोशल वर्क, कहीं वो वॉलंटियर कर रहे हैं, कहीं पे वो लेट से किसी ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्टर हैं, कहीं किसी प्राइवेट एक्विटी फंड के अंदर वो इन्वेस्टर हैं, कहीं उन्होंने कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट लगाई हुई है जहाँ पे वो लेट से साइकिलिंग करें, हाइकिंग करें। जस्ट पुट 5 to 7 minutes of effort into knowing them and then starting the call with that or just having a conversation generally. तो आई थिंक कि वो हाँ, हमेशा वेदर It नहीं works. चलता, वेदर के बारे में पूछिए। हमेशा वेदर के बारे में नहीं बोल हाँ। सकते। हाँ। एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि जब आपने लेट्स से आपने प्रपोजल राइटिंग में नहीं बताया कि यार आप एक एजेंसी हो या कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट आप कॉल में जाके ज़रूर कम्युनिकेट ज़रूर कर सकते हैं कि यार हम एजेंसी हैं, हम ये स्टार्टअप है या जो भी है, और हम मिल के काम कर रहे होंगे। खाली मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरी टीम है, ये डिज़ाइनर्स हैं हमारे पास, ये फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड हैं, क्यूएज हैं, सारा कुछ है। तो वो ज़रूर बताना चाहिए, मेरा तो ख्याल है सेल के कॉल में। हाँ, और ये वाली बात मेरा ख्याल है शायद हमने पहले भी एक दफ़ा की थी कि लोगों में फेयर होता है कि अगर हम ये बात कर देंगे तो शायद नहीं मिलेगा काम या ऐसा कुछ होगा। आई गेस हमें कभी इस चीज़ से इतना इशू नहीं हुआ, क्योंकि कई दफ़ा तो ये होता है कि इवन प्रपोजल राइटिंग में भी ना, अब लाइक रिसेंटली इन सम केसेस हम टर्म्स ही ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, वी या द टीम डिड दिस या इस तरह की चीज़ें वगैरह ना। और कॉल पे जाके तो फॉर श्योर कि यार जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन एज एन एजेंसी ओनर करा रहे हो, एज ए फ्रीलांसर नहीं करा रहे। और प्रीवियसली सिर्फ ये डिफरेंस हो सकता है इनिशियल केसेस में कि तब आप कहो कि यार हाँ मैं खुद भी साथ काम कर लूँगा। अब तो ये होता है ना कि यार द मैक्सिमम यू कैन गेट इज़ माई ओवरसाइट, अदरवाइज टीम इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, मतलब आप मैं डिलीवरी तुम्हारे लिए इंश्योर करा लेता हूँ, प्रीवियसली शायद आप काम कर भी लो, लेकिन हाँ ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। It all comes back to what I said in the start. You should be so damn good कि you should seem like a bargain. वो बंदा के यार मैं let's say वो 30 an hour पे हायर कर रहा है, you should when you go in the call उनको
यकीन होना चाहिए कि यार ये बंदा 30 एन आवर वाला है ही नहीं, तभी आप ये सेल कर सकोगे कि यार मेरा सॉरी कि यार मैं तो मेरा आवली रेट वट एवर 60, 70, 80 है, यू गेट मी फॉर फ्री हम्म, बाय हायरिंग माई टीम फॉर 30 एन आवर. ठीक है, दैट इज़ योर पिच. एंड इफ़ यू इन दैट कॉल, इन योर टेक्निकल डिस्कशन, इन योर प्रोडक्ट साइंस, क्या वो अगर एक मसला बताते हैं आप उसको एकदम से अपनी रिसर्च से कोई हल बता देते हो, या उसको थोड़ा लाइक इफ़ यू आर होल्डिंग अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, तो दैट इंक्रीजेज योर लाइकलीहुड ऑफ देम थिंकिंग कि यार हाँ, दीज आई विल नेवर बी एबल टू गेट दिस गाय फॉर दिस मच, आई एम गेटिंग दिस गाय फॉर फ्री, मे बी इवन फॉर 3 hours a week, श्योर, लेकिन मुझे लगता है यार कि दिस गाय विल बी एबल टू डिलीवर इट फॉर मी एज यू ग्रो. सो अर्ली डेज के अंदर, एज अहमद सेड, सिंपल स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप फाउंडर्स के आवर्स एग्जॉस्ट करें. जैसे ही आपको 3 फाउंडर्स हैं लेट से, तीनों के आवर्स एग्जॉस्ट हो गए, तीनों खुद काम करें, जैसे ही आप और सेल्स करते रहें. जैसे ही चौथा प्रोजेक्ट आया, आप अपने फर्स्ट कस्टमर को कहें कि यार सॉरी अब मैं बिज़ी हो गया हूँ, मुझे थोड़ा सा और प्रोजेक्ट पे काम करना है, कैन आई इंश्योर द सेम क्वालिटी एंड ओवरसाइट फॉर यू while having somebody on my team work for you, and you go to the next project, you go to the newer project, उसको आप वो दे दें, make sure कि आप उसकी oversight करें, and that is how you scale from 1 to 5, 5 to 10 and 10 to 30. इतना सिंपल भी होता तो बहुत अच्छा होता. Looking back तो it is just rinse and repeat of the same thing, right? कि शुरू में हम तीनों खुद काम करते थे, सारा कोड खुद लिखते थे, पीआर खुद रिव्यू करते थे, एक दूसरे की भी पीआर रिव्यू करते थे. फिर लाइक जब हम वो एक कस्टमर के साथ काम करते थे यूके में, राइट, उनको हमने कहा यार अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपनी टीम से किसी को ऐड कर दूँ. उन्होंने कहा हाँ यार ठीक है, विल गिव यू अ डिस्काउंट, आप इससे काम करा लो, यू विल गेट द सेम क्वालिटी, देन यू मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. ऑफ कोर्स इट्स पेनफुल, लेकिन मतलब फंडामेंटली तो यही है, राइट. अच्छा, हमने बिफोर कॉल प्रिपरेशन देख ली, ड्यूरिंग कॉल हमने देख लिया कि कैसे कन्विंस करने की कोशिश करनी है, और लेट्स से सॉरी, कन्विंस नहीं करना आपने. अच्छा. आपने उसे कन्विंस नहीं करना कि प्लीज़ मेरे से काम करा लो. हम्म, आपने उसको बस बताना भाई ये मैं हूँ, ये वी हैड अ ग्रेट चैट, आई थिंक वी हिट इट ऑफ रियली वेल, वी माइट बी अ गुड फिट. हम्म, बस. सेल्स इज लाइक अ डांस. ठीक है, कि आप वो जो टैंगो नहीं होता, जैसे कि आपने एक स्टेप आगे लेना है तो अगले बंदे ने एक स्टेप पीछे लेना है, फिर जब उसने एक स्टेप आगे लेना है आपने एक स्टेप पीछे चले जाना है. तो यू डोंट हैव टू बैग फॉर वर्क, यू डोंट हैव टू कन्विंस देम कि यार उफ देखें मैं ये सारी कंपनियों से बेहतर मैं हूँ, यहाँ पे मैं ही हूँ वो जो करेगा. इट हैज़ टू बी, यू हैव टू हैव योर ओन डिस्टेंस विद देम. You should be keen to work with them, you should be excited about their project, but you don't ever have to say कि यार बस मैं ही हूँ और आप मुझे दे देंगे तो मैं तो दिन रात एक कर दूंगा आपके लिए. आई गेस एक चीज़ है जो वैसे हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं लेकिन हमने इस पर बात नहीं की है, वो ये है कि हम कभी नहीं कहते कि वी आर चीप, या अगर आप चीप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो या आप चीप टीम ढूंढ रहे हो तो हमारी तरफ आओ. हम्म. ये भी पहला हमेशा स्ट्रेट अवे होता है. तो कॉल के शुरू में ही पूछ लें आपका बजट कितना है. नहीं, अगर बजट की ऐसी कोई डिस्कशन हुई हुई है, ये किसी पॉइंट पे आ गया है और वो बंदा कह रहा है कि नहीं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग चीप, और आपको हाँ मैं रेट गिरा दूँ, ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं. जिस तरह उनकी वाली बात है कि आपने एक बार सेट किया हुआ है उसके ऊपर नहीं, और ना ही ये कि आप कन्विंस कर रहे हो कि हाँ नहीं नहीं मुझे काम चाहिए, ये है वो है. हार्ड आपने लिमिट्स अपना होनी वैल्यू चाहिए. एडिशन इतना हाई शो करना है कि बाकी चीज़ों की डिस्कशन पे आपको आने की ज़रूरत ही ना पड़े. शुरू में अगर आपने रखा ही 40 एन आवर का थ्रेशोल्ड है तो वैसे ही वो लोग आएंगे. फिर उसमें भी कुछ अगर शहजादे आ जाते हैं लोग आगे से, तो पहले आपको 2-3 मिनट में पता चल जाएगा उनसे बात करके. तो यू जस्ट से कि यार आई वांट, क्रिस डू से मैंने ये कॉपी किया लाइन, वो कहता है यार कि आई वांट टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ योर टाइम एंड माइंड. आई जस्ट वांट टू टेल यू द मिनिमम प्रोजेक्ट साइज दैट वी डू इज $10,000. इज दैट समथिंग दैट इज़ विद इन योर बजट. तो वहाँ पे या तो वो येस कहेगा या नो कहेगा. अगर वो नो कहेगा उसे को यार आई एम रियली सॉरी बट दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ आवर हार्डेस्ट लिमिट्स. आई वुड लव टू वर्क विद यू, मे बी you're not at that place right now, maybe 3 months later you are, and at that time we'd be here just a message away. और अगर वो yes कहते हैं तो you already know कि यार उनका वो बजट है, then you carry on the conversation. लिमिट सेट करके उनको रिस्पेक्ट आपने खुद ही करना है. ये नहीं है कि आप उसने नहीं कह दिया करेंगे कि तो कोई भी नहीं करेगा. आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं कि सेल्स कॉल हो गई, अब उसके बाद क्या क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, क्या करते हैं? ये हमने अभी साल पहले शुरू किया है, 8 महीने हो गए तकरीबन. CRM आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है. चाहे आप शुरू में एक्सेल शीट से स्टार्ट कर लें, लेकिन गेट समथिंग लाइक पाइप ड्राइव. हम लोग क्लिकअप के ऊपर करते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्लिकअप यूज़ करते हैं.
आपके पास जो भी लीड आती है, जब भी आती है, चाहे वो उसने अपने इंटरेस्ट शो किया है नहीं किया, चाहे वो क्वालिफाइड था नहीं था, चाहे वो उस वक्त माइल्ड था, उसको 6 महीने बाद नीड थी, एवरीथिंग हैज़ टू गो इनटू अ CRM। वहाँ पे उनका स्टेटस होना चाहिए कि ये कोल्ड लीड थी, वार्म थी, हॉट थी, क्या था, इसका लीड साइज़ क्या था, इसने तकरीबन कब तक हायर करना है, इसका हमारे बारे में कितना अच्छा ओपिनियन था, सेल्स कॉल कितनी अच्छी, वगैरह वगैरह। यूट्यूब के ऊपर जाएं, यू विल सी वेरी ग्रेट टेम्पलेट्स ऑफ CRMs। एंड देन विद एवरी रो यू नीड टू हैव अ नेक्स्ट फॉलो अप डेट। अगर आपके CRM के अंदर लेट से एक्टिव 50 लीड्स चल रही हैं, हर लीड के अगेंस्ट नेक्स्ट फॉलो अप डेट होनी चाहिए। कि अगर मैंने आज कॉल की है, हमारा सिंपल क्या होता है कि हम करते हैं 3-3-3, मतलब 5 टाइम्स 3 करते हैं, 3 डेज़ करते हैं, और उसके बाद हम लास्ट 7 डेज़ करते हैं, और उसके बाद हम उसे कोड में मूव कर देते हैं। सो एवरी 3 डेज़ वी सेंड अ फॉलो, अनलेस कि अगला बंदा कहता है यार नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो दैट्स ओके, फिट है, ठीक है। उसको हम फिर डाल देते हैं अपने एक लीड्स के पूल के अंदर, जिसको हम स्टे इन टच कैंपेन्स बताते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हम फिर बात करते हैं। एंड इसके भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन CRM होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हर बंदा है जिसको आपने टच किया कभी एक दफ़ा भी, आपके पास उसके साथ एक फॉलो अप स्ट्रक्चर हो आगे। तो आपने उसके बाद क्या करना है, कॉल के फ़ौरन बाद आपने जाके लिखना है यार ग्रेट चैटिंग विद यू। आपने कॉल छोटी सी रिकैप कर देनी, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, और लोग गए हैं उन्होंने कॉल किया, वो बस ख़त्म हो गई बात। आपने कॉल के आधे घंटे बाद आपने कहना है ग्रेट चैटिंग विद यू, जस्ट रिकैपिंग व्हाट यू डिस्कस, नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं इसके। एंड एवरी टाइम यू डू अ कॉल यू शुड ट्राई कि नेक्स्ट कॉल आप उसके अंदर सेटअप कर लें। लेट्स से आपने कॉल की है, या नेक्स्ट स्टेप्स या नेक्स्ट कॉल, सो लेट्स से उसने आपको कहा कि यार मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम लुकिंग, आई थिंक आई बी रेडी इन अबाउट 4 to 6 weeks। तो आप कॉल के एंड पे कहते हैं डू यू हैव अ टाइम दैट यू जस्ट वांट टू सेट अप राइट नाउ। नॉर्मली लोग कर देते हैं, और आप जाके उसके कैलेंडर पे सेटअप कर दें टाइम, ताकि 6 हफ्ते बाद जब आए, बाकियों का कैलेंडर पे इवेंट नहीं है उसके, आपका एटलीस्ट होगा। वो इवेंट वो कैंसिल भी कर देता है, यू स्टिल हैव अ रिकॉल विद देम व्हेन दैट डे कम्स। ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले एस्टिमेट्स की भी डिस्कशन की थी कि बिफोर कॉल तो दिए नहीं जा सकते, तो आफ्टर कॉल देने चाहिए। हाँ, कॉल के दरमियान में तो आप कॉल के दरमियान में भी आपने नंबर नहीं देना, क्योंकि अगर आप देंगे तो फिर आपने पहले जो कहा था वो झूठ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बस आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने मेक श्योर करना है आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। आइडियली आपके पास टीम होनी चाहिए जो कि एस्टिमेट कर दे, उसे एंड पे आपने खुद ही वेरीफाई करने हैं, लेकिन शुरू के दिनों में तो आपको खुद करना चाहिए ताकि कुछ भी गलत ना हो। और आपने कोशिश करनी है कम से कम आवर्स लगाएं, चाहे आप आवरली रेट बढ़ा लें, लेकिन आवर्स आपके एफिशिएंट कम से कम बिल्कुल लीन होने चाहिए, जिस पे हमारी आपस में बहस होती भी रहती है। वो होती रहेगी। ठीक है, सही है। आफ्टर कॉल भी हो गया, अब क्लोजिंग कैसे करनी? आई थिंक लेट्स लाइक से उस बंदे ने आपको हायर करना है, अब क्या करना है? अब उसने वहाँ पर अगर आपकी उसकी प्राइसिंग आपको समझ आ गई है, तो वो इट कैन बी आइदर ऑफ टू थिंग्स। या तो वो नेगोशिएट करना चाहेगा आपसे, या फिर वो कहेगा कि यार आई जस्ट वांट सम क्लैरिटी ऑन दिस, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये वाला पार्ट ना बहुत ज़्यादा है, मैंने बाकी प्रपोजल्स के अंदर ये वाला पार्ट बहुत कम थे, आई एम नॉट श्योर। या तो क्लैरिफिकेशन करेगा, या वो आपको हायर कर वो कहेगा ऑल्स गुड, या फिर वो नेगोशिएट करना चाहेगा। शुरू के दिनों में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द आपको एक ऐसी जगह पे आना चाहिए जहाँ पे आप कहें यार हम नेगोशिएट करते ही नहीं हैं, ये हमारे पैसे हैं। अगेन कम्स बैक टू कि आपने सेल्स हर वक्त करनी है। जब आपके पास फुल कैपेसिटी पे भी आप हैं, तब आप फुल लेवरेज की पोजीशन पे हैं, वहाँ पे आप कहें यार टेक इट और लीव इट। आपने ये नहीं कहना, आपने नाइसर वर्ड्स में कहना है कि यार देखो हम वी नेवर वांट कि हम सब पार क्वालिटी वर्कशिप करें आपको, या हम सब पार लोग हायर करें, या हम सब पार प्रोसेस ही रखें। अगर आप हमें कहोगे पैसे कम करने का, वील हैव टू कट कॉर्नर्स एंड वी नेवर वांट टू डू दैट फॉर यू। तो हम उस पर नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस हैज़ वर्कड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स फॉर अस। और वो कस्टमर जो आपको कह देते हैं हाँ नहीं हमने किसी और के साथ चूज़ कर लिया है, उनके साथ फिर वही है CRM वाला फ्लो ही चलता रहता हाँ, है, उनसे आपने या एक बात कोई ज़रूर आते भी हैं, ऐसा होता है? हाँ आते हैं। सो उनसे आपने एक बात ज़रूर पूछनी है कि यार चलो आई होप दिस वर्क्स आउट वेल फॉर यू, कैन यू जस्ट लेट मी नो व्हाट दे डिड डिफरेंटली फ्रॉम अस दैट दे मेड द कट। I'd love to just learn from this experience so that मैं अपने प्रोसेस को बेहतर कर लूँ। A, they would respect it. B, ज़्यादातर लोग बता भी देंगे, मुझे हमें बताया हुआ लोगों ने यार कि उनका प्रपोजल ज़्यादा डिटेल्ड था,
और काफ़ी दफ़ा लोगों ने उनका प्रपोज़ल भी भेज दिया हमें। हमने देखा हमारा प्रपोज़ल एक्सेल शीट पे होता था, उन्होंने हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रपोज़ल भेजा था जिसके अंदर उनकी पहले कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री थी, फिर उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ्स थी, फिर एंड पे उनका प्रपोज़ल था, एंड पे साइन डॉक्यूमेंट था। तो ये था, तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। और अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करते तो यू आपने अपने CRM में उन्हें डाल दिया, और अब आपकी बस स्टे इन टच कैंपेन्स उनके साथ करती रहेंगी। काफ़ी दफ़ा लोग किसी और को चीपर सोल्यूशन को चूज़ करते हैं, 3-4 महीने बाद फिर वापस आ जाते हैं, वो कहते हैं यार कि इट वाज अ डिज़ास्टर। और आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि लेट्स उसने कहा कि यार वो मुझे इतने कम में कर रहा है, तो वो अगर कस्टमर को कहते क्या इससे भी कम में तुम मुझे करके दे सकते हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। यार हर कंपनी का ना कोई एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए, एंड द वर्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन द वर्ल्ड इज़ प्राइस, बिकॉज इट इज़ अ रेस टू द बॉटम। आज आप किसी को अंडर कट कर रहे हैं, कल कोई और आपको कर देगा, तो कितना नीचे जाएंगे आप? और प्राइस कम करके आप अपने साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो प्राइस पे नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, अच्छा मेरे सारे यही क्वेश्चंस थे, आप कुछ ऐड करना चाहो दोनों? एक चीज़ मेरे पास ऐड करनी है यार, कि एक तो यार अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। आपको हर बंदा यही कहेगा कि यार नहीं, पाकिस्तान से इतना रेट नहीं हो सकता, नहीं हम तो हमें कौन देगा इतने काम, नहीं इसमें ये, या ना कहने वाले हज़ार लोग हैं। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, अपने ट्रूथ्स फाइंड आउट करें और अपनी लिमिट्स पुश करके देखें। हो सकता है कि देयर इज़ दैट स्मॉल निश जिसके अंदर आप शायद दुनिया में सिर्फ 20 कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, हो सकता है दैट वर्क्स फॉर यू। तो लेकिन लेकिन यू शुड नेवर टेक पेसिमिस्टिक ओपिनियंस एज अ गिवन। ठीक है, पेसिमिस्टिक ओपिनियन को अगर आप एज अ गिवन ले लोगे ना, तो आप अपना सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। तो अपना एक्सपेरिमेंट करके फेल करके दैट इज़ ओके, क्योंकि किसी और की रियलिटी आपकी रियलिटी नहीं है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले सारी कश्तियाँ चलाना ज़रूरी है कि नहीं, यानी कि जॉब छोड़ के ही स्टार्ट की जाए कंपनी, ऐसा ज़रूरी है? यार आई गेस जो मतलब जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है इस मुल्क में, ठीक है, तो इस तरह की हरकत करना कोई ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर आपने इतना रनवे अपने लिए जनरेट किया हुआ है कि आपके पास बैकअप्स हैं, आपकी फैमिली अफेक्ट नहीं होती और आपकी बाकी रूटीन की चीज़ें ठीक चलती रहती हैं, फिर आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सारी डिपेंडेंसी हर नेक्स्ट आने वाली इनकम पे थी, तो फिर ऐसे ही मूव करना कि हाँ यार मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा देन आई विल प्लान आउट, तो वो गलत है। एंड इवन अगर रनवे हो भी, तो ये जो प्लानिंग वाला पार्ट है ये इन पैरेलल होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैंने कर दिया, आज मैं बैठ के सोचूंगा मैंने क्या करना है। सो आई गेस ये इन पैरेलल चलना चाहिए। पैरेलल में कितना टाइम पैरेलल में चलाए, यानी कि क्या कट ऑफ पॉइंट होगा कि हाँ मैं अपनी जॉब छोड़ दूं या कोई फ्रीलांसिंग अलग से वर्क कर रहा हूँ वो छोड़ दूं, अब मैं फोकस करूंगा मनी के ऊपर, आई गेस जब तक आप एटलीस्ट 1 से 2 प्रोजेक्ट्स स्कोर कर लो। या डिलीवर नहीं किसको? नहीं नहीं स्कोर नहीं, भी शायद। या जिस टाइम पे आपकी मेन जॉब आपके बोझ साइड लगना शुरू हो गिग जाए। को अफेक्ट करने लग रही है ना, यानी कि आपका साइड गिग वाला कस्टमर कह रहा है कि यार आई नीड मोर टाइम ऑफ योर, आपकी मेन जॉब से नहीं निकल रहा आपके पास टाइम, आपको उधर टाइम देना है, दैट इज़ अ क्लियर साइन फॉर यू टू लीव। दूसरा रूल ऑफ थंब ये है कि यार आपका जो किचन मनी है ना, वो डाइन आउट, ये शॉपिंग शूपिंग नहीं, जो हर मंथ आपको मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, और उतना कैश आपके पास होना चाहिए, वो चाहे आपने अपनी जॉब से किया हुआ है, फ्रीलांसिंग से, जैसे मर्जी किया हुआ है। अच्छा, अभी आपने बात की कि टाइम लगना ज़्यादा शुरू हो जाए अगर आपकी साइड गिग में, व्हाट अबाउट मॉनेटरी वैल्यूज़? क्या पैसा अगर मेरी साइड गिग ज़्यादा मुझे बना के देना शुरू कर दे मेरी जॉब से, तो वो अच्छा कट ऑफ पॉइंट नहीं हो सकता? नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक साइड गिग हमेशा ज़्यादा ही पे करेगा आपको, लेकिन यू डोंट नो कि वो कितना कंसिस्टेंट रहता है। इफ़ यू आर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्राइसिंग, कि आपने प्राइसिंग क्या रखी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा है। पॉइंट बस ये है कि व्हेन योर साइड गिग इज़ कम्पीटिंग फॉर योर मेन गिग्स टाइम, दैट इज़ ठीक है, द मोमेंट। एक और क्वेश्चन है कि रिमोट वर्क का हमने पिछली कुछ पॉडकास्ट में बोला है कि यार हमें तो समझ नहीं आता, तो हमें क्यों नहीं समझ आता? यार रिमोट वर्क ना एक आइसोलेशन है। ठीक है, नो डाउट कि जी हर चीज़ कनेक्टेड है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन जब आप इसको एक बिगर पिक्चर में देखते हो, ठीक है, डिलीवरिंग द क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कि यार आप लोगों ने इकट्ठे कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर पाए, क्रॉस प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ एक्सचेंज किए या नहीं किए,
चलो बड़ी हद है यार, रिमोट कर रहे हो, अपनी टीम के साथ ही स्टैंड में इंगेज कर लोगे। लेकिन लेट्स से एक दूसरी टीम है, वो एआई की बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ पे काम कर रही है, क्या कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली उनको देखने के लिए वो क्या कर रही है? या एक टीम एक नॉन ट्रिवियल चीज़ सॉल्व कर रही थी, ऑफिस में घूमते फिरते शायद आपको नज़र आया, यू कैन प्रॉब्ली आस्क देम कि यार क्या चल रहा है, उसमें आपको इनसाइट्स मिल सकती हैं। रिमोट में ना एक पहली चीज़ तो ये कि आप आइसोलेट हो जाते हो, ठीक है, और आप सिर्फ जो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की हद तक का काम है ना उतना डिलीवर करने लग जाते हो। अब ये चीज़ ग्लोबली भी चेंज हो रही है, मतलब अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट में देखते हैं कि जी रिमोट है तो हाँ हमने करना है, एंड वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि हाँ यार नहीं है रिमोट, कोई मसला नहीं, आपने नहीं आना कोई मसला नहीं। उसकी रीज़न ही यही है कि अब हम जब असेस भी करते हैं, कई लोग हैं जो रिमोट से ऑन साइड वापस आने की तरफ जा रहे हैं, आप जब उनको कंपेयर करते हो विद द पीपल विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सपोजर कि यार अच्छा प्रोडक्ट के सेंस में बताओ ये चीज़ कैसे होगी, या एज अ टीम आप इस चीज़ को कैसे लोगे, मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन तो हमें एचआर से मिल जाती हैं कि यार इसकी वो वैल्यूज़ ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, ये टीम बॉन्डिंग वाला कोई सीन ही नहीं नज़र आ रहा है, ये तो बंदा ही इतना इंट्रोवर्ट हो रहा है, क्या पॉइंट है इसको लाने का। तो ये सारी चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, इसमें अगर रिमोट वर्क समझ नहीं आता। हाँ, अगर ओकेजनल रिमोट वर्क है, किसी बंदे की कोई एमरजेंसी हो जाती है, किसी को आउट ऑफ सिटी है, जिस तरह वॉर वाली सिचुएशन थी, आप उस टाइम पे कर दो, देन इट मेक सेंस। लेकिन आप टीम ही रिमोट रखो और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार हम उसी लेवल की आउटपुट जनरेट कर लेंगे जिस तरह हो रही है, वो नहीं आता। बाहर भी रिमोट वो चल रहे हैं जो प्रोडक्ट्स बन गए हुए हैं, मेंटेन हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ स्क्रैच से शुरू होनी है जिसको सारी एफर्ट और फोकस चाहिए, वो रिमोट बाहर भी नहीं है शायद। मेरा ख्याल है रिमोट हमेशा एक अर्न्ड प्रिविलेज के तौर पे ही यूज़ होना चाहिए। और एक सर्टेन स्टेज के बाद होना चाहिए, एक ऐसी स्टेज नहीं जहां आप टोटली हसल कर रहे हो। तो एक ने रिमोट हसल करनी है अपने बेड में बैठ के, और 3 लोग एक ग्रुप फोकस करके बैठे हुए हैं कि यार ये कैसे होगा, बेड में बैठ के तो असल हो उसमें नहीं डिफरेंट सकती। है। मीटिंग्स अटेंड करना मुश्किल हो जाती हैं, हाँ ठीक है, रिमोट प्लस अगर कोई भी लेट्स से पूरी कंपनी रिमोट है ना, तो वो अगर मैं उनसे सवाल पूछूंगा यार तुम्हारा कल्चर कैसा है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। लोग समझते हैं कि यार खाना खाने जब लंच पे जाते हैं ना, तो वो सिर्फ खाना का ही है एक चीज़, उसमें कल्चर कुछ नहीं डेवलप हो रहा, ठीक है। टी ब्रेक्स ही हैं, उसमें कोई पासिंग ऑन आइडियाज़ नहीं हो रहा, कोई लेट्स से पॉलिसीज़ के बारे में बंदा कोई डिस्कस कर रहा है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या ये सही नहीं है, या यार कंपनी में ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो वो मेरा ख्याल है एसेंस लूज़ होती जाती है खाली रिमोट वर्क से। यार, ये 1 से 2 वीक्स पहले का एक इंसिडेंट है। तो एक यूआई का काम हो रहा था मोबाइल वेब के ऊपर ना, मोबाइल वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो उसमें ना वो 2 टीम मेंबर्स थे, मुसलसल डिस्कशन कर रहे थे, एंड रैंडमली एक मोबाइल डेवलपर गुजर रहा था और उसने ना उनकी डिस्कशन सुनी। उसने सुन के उसने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा यार ये चीज़ कर रहे हैं, नेटिवली तो ऑब्वियसली मोबाइल एप्लीकेशन में फ़र्क होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो जिसमें ये फंसे हुए हैं। वो उसी टाइम बैठा, उसने कहा यार ये सिनेरियो होता है, ये लिमिटेशन आएगी, क्लाइंट को इस चीज़ पे कम्युनिकेट पहले कर दो, अदरवाइज तुम इस पे खपते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। अब ये चीज़ रिमोट में नहीं होनी, क्रॉस और पोलिनेशन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, और ये मल्टीपल केस है। अब ना मोबाइल वाले को किसी ने कहा कि भाई तो गुजरते हुए इनको बता के जा, उसने रैंडमली देखा कि यार पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं, मैं इनके पीछे बैठा हूँ, तो चलो मैं इन्हें गाइड कर देता हूँ कि चीज़ ऐसे होगी। और ये बहुत सारी चीज़ों में ट्रू स्टैंड करता है, मतलब हम काफ़ी डिफरेंट तरह के मसले भी लोगों के सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसमें गाइड करने का रूम आपके पास आता है। तो जब आप आइसोलेटेड बैठे हुए हो, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। प्लस ऑन साइड काम 6 घंटे का 8 घंटे में हो सकता है, हम्म, रिमोट में वो 6 घंटे का काम 10 से 14 घंटे में ही होगा। हाँ, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि आपने 100 तरीके से डिस्ट्रैक्शन मिलनी है, आपको 100 तरह से फोकस लूज़ करना है, टेंशन लूज़ करनी है, पॉसिबल ही नहीं है। यार ऑफिस के ये भी तो फ़ायदे हैं कि यार गेट द वर्क डन और उसके बाद ख़त्म करो और जाओ। हम्म, अब रिमोट में लाइक वी हैव सीन द टाइम जब कोविड में रिमोट हुआ था और हमने वो चीज़ें गुजारी नहीं है, भाई 12-1 तक भी वो चीज़ जान ही नहीं छोड़ रही है, वो चली जा रही है, क्योंकि अब हर बंदे को पता है यार लैपटॉप तो इसके पास है, घर में ही बैठा है, कट ऑफ टाइम नहीं हाँ मिल। दोबारा कर लो यार, ये भी देख लो। तो वो मेरा ख्याल है वो मुश्किल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इनिशियल कैपिटल कितना चाहिए होता है कंपनी स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर। आई गेस लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्कस किया था वो यही था कि यार अगर आपकी डिवाइसेस, कितने बंदे हैं उनकी डिवाइसेस, अगर तो उनके पास अपनी है तो ग्रेट, आप डिवाइसेस में भी पैसे अपने लॉक ना करो, एंड जनरेट अ रनवे टू लॉक दोज थिंग्स। और अगर आपने इनिशियली तो शायद रिमोटली स्टार्ट कर लो, बट अगर नहीं आपने कोई को वर्किंग स्पेस लेके चलना है तो जस्ट जनरेट अ 6 मंथ्स रनवे। 3 महीने 3 से 6 4 months। डिवाइसेस की जो कॉस्ट आती है 6 मंथ रनवे, आई गेस तब भी हमने कहा था लेस देन 1 मिलियन शायद आपको चाहिए हो। हाँ,
प्लस जितनी टीम मेंबर्स की सैलरी है ना, एटलीस्ट उतना रनवे तो बनाओ ना, हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ, ऑपरेशनल लेकिन कॉस्ट तो है नहीं ना। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एंड यू ऑलरेडी हैव अ साइड गिग या यू हैव अ कस्टमर हु वांट्स टू वर्क विद यू, तो आपके पास पहले से होंगे पैसे ये। नहीं, यू वो कैन तो वर्चुअली आपने अपने स्टार्ट विद कमाए जीरो। हुए हैं ना, वो तो अच्छा वो नहीं ये आप क्यों सोचोगे तो उसमें आपकी ऐड कंपनी के करने का। तो क्या, तो वो किस लिए हैं पैसे? अच्छा हाँ, ये एग्जैक्ट चीज। ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। तो रिसेंटली एक बंदे से ना इसी चीज़ पे मुलाकात हुई है, एंड लाइक वो 2 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, और कंपनी भी है, लोगों की सैलरीज भी जा रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा यार कंपनी के पास कितने पड़े हुए हैं? तो कंपनी के पास तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। भाई तुम्हारे जो एसेट्स बन रहे हैं इसका क्या है? हाँ वो तो जो, अब वो बंदा कर क्या रहा था कि अगर वो 100 कमा रहा है और 10 सैलरीज हैं, 10 सैलरीज दे दी, 90 भाई उड़ा रहे हैं। हम्म, अब वो कह रहे हैं मैंने कंपनी को इस तरफ लेके जाना है, इस तरह लेके जाना है। मैंने ना उसको पहले जनरल मशवरे दिए कि यार बेहतर हायरिंग कर लो, ये कर लो। उसने कहा बजट ही नहीं है। मैं कि 2 साल से तुम 80% मार्जिन के ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हो, वो पैसे किधर गए? वो तो है ही नहीं, प्लॉट ले लिए। प्लॉट ही थे तो हाँ तो वो वो किधर है? हाँ हम्म, अब वही वाली चीज़ है कि जब आपने डिसीजन करना भी है कि मैंने इससे शिफ्ट करना है, और जितने आप पहले कमा भी चुके हुए हो उसको ऑनेस्टली कंपनी के लिए रखो। हम्म, आपने स्टार्ट करके कमाया, उसका ये मतलब नहीं है कि पहले वाले मेरे हैं, अब जब मैं बंदे जोड़ूंगा ये भी कमाएंगे तो होगा, लेकिन पहले जो कर लिया मैंने साइड पे कर लिया, बाद में ऐसे तो नहीं अगर होगा। शुरू से आपका ये मसल नहीं डेवलप हुआ होगा, बाद में निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा जब अगर आपके पैसे, आपको महीने के $5,000 आपका खर्चा हो गया स्टार्ट, तो बहुत मुश्किल है बात। उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके एक्सपेंसेस ना इंक्रीज़ करें। लेट्स से आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर रही है और उसके साथ-साथ एक्सपेंसेस भी उसी तरह इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो आप ना रेसिपी फॉर डिज़ास्टर हाँ, नो बन गया कमिंग है। बैक फ्रॉम दैट ना, कि हाँ, मतलब अगर आपने एक दफ़ा, आपको आदत हो गई है हुँ, पूरा दिन एसी में बैठने की, तो देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम हुँ, दैट। सही, ठीक है। इसके अलावा जो है, कुछ है कि एग्रीमेंट्स एंड कंप्लायंसेस प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं टीम मेंबर्स के साथ, उनके बारे में कि किस तरह होते हैं, होने भी चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में क्या ख़्याल है आपका? ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? किसी के साथ भी आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते, मेरे ख्याल से। टू माई नॉलेज ना, अभी इवन हमारी कंपनी में ही ना 2 हुँ, बंदों के कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है। उस तो आप तो भी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने चाहिए, तो ये खुला तज़ाद नहीं है? हाँ, तो उनके स्पेसिफिक रीज़न्स होंगे, राइट? कि एक रीज़न ये है कि एक बंदा है, दे रिज़ाइन्ड एंड ड्यूरिंग द रिज़ाइन दिस 20 दिन बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं रिज़ाइन वापस लेना चाहता हूँ। नाउ द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि 2 महीने बाद फिर वो बंदा कि मैं फिर रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं 20 दिन बाद फिर मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा, मतलब लाइक। तो उस केस में आई टोल्ड हिम इफ़ यू वांट टू टेक योर रिज़ाइन बैक, यू हैव टू साइन अ 1 ईयर एग्रीमेंट, जस्ट टू मेक श्योर कि कंपनी के एंड पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना हो, ठीक है? एक ये है। दूसरा केस भी थोड़ा सा इस तरह ही है कि somebody who used to work with us left for a few months, they came back, then I just told them कि यार this time around you have to sign at least a year's contract। तो ये specific cases में है। हुँ, और like, and all of this happened when the request came from the team members side। हुँ, डीवीएस तब होता है जब आपने किसी को हायर करना है, जिस वक्त आपने हायर करना है उस वक्त यू पुट इट एज अ कंडीशन, और मे बी लाइक यू हायर्ड समबडी ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, आपने कहा ये आज से ये है नहीं तो वी लेट यू गो, हुँ, या हमारी ब्लैंकेट पॉलिसी के हम सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सही। तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा कंप्लायंस वाला, लेट्स से यही वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो कहता है कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ 3 महीने बाद ही, तो कैसे कंप्लायंस इंश्योर करेंगे आप? यार पहली चीज़ तो ये है कि आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, वो आपकी सारी, आपके पास पहली बात तो ये लीगल बैकअप होना चाहिए, ठीक है, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यूड होने चाहिए। यू शुड हैव अ लीगल बैकअप टीम, और वो इंश्योर करे कि इसमें कोई लूप होल नहीं है। अगर कोई बंदा करता है तो यू कैन हेल्ड देम अकाउंटेबल, ठीक है। पहली चीज़, अगर ऐसी कोई वायलेशन होती है, सो आइडियली आपके एचआर को मीडिएट करके निगोसिएशन से इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। आपको एक्सट्रीम स्टेप की तरफ पहली चीज़ तो नहीं प्रेफर करना कि आप जाओ, रिजॉल्व करो। कोई बैक एंड फोर्थ होगा, जिस तरह किसी ने कि शायद अपना नोटिस पीरियड शॉर्ट करना है, ये बहुत छोटे छोटे मसले हैं, ये रिजॉल्व हो सकते हैं बड़ी सिंपल निगोसिएशन से। हाँ, अगर कोई मेजर ब्रीच हो जाता है एंड आपके पास सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यू शुड परस्यू दम लीगली। उस पे बहुत ज़रूरी है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट एन एग्जाम्पल। देखो, अगर आप कोई चीज़ कह लो कि आप अनएथिकल नहीं कर रहे, जिस तरह वो वाली बात है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग पे नहीं किया कि यार हायरिंग कर रहे हैं, साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सो देयर आर कंपनीज जो कि आपकी सैलरी के अगेंस्ट आपके चेक रख लेती है
कि ये इतना लिख के दो, ताकि क्योंकि चेक के अगेंस्ट आपको पता है किस तरह के केसेस आप डाल सकते हो बंदे पे। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अब आपने बेसिक से रूल सेट किए हुए हैं कि यार जिस तरह अगर लेट से आपने क्लाइंट को ब्रीच नहीं करना है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी, और अगर होता है और वो कंपनी के लिए, कंपनी के अगेंस्ट बहुत मेजर थ्रेट होगा, ट्राई टू मेक श्योर कि आपको उस लेवल पे ही जाके आप उसको एड्रेस करो। तो अगर आपके पास लीगल बैकअप है, परस्यू द होल लीगल केस, ठीक है, एंड सेट एन एग्जाम्पल सो दैट नो वन ट्राइज टू ब्रीच दैट। और अगर आप चीज़ें इतनी ही कैजुअली रखोगे, सर दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स के यार वो कस्टमर लेके चला गया, उसने कस्टमर को ये कह दिया, ख़राब हो गया, कोई थी नहीं, खुद भी अनएथिकल कर रहे थे, बंदों ने भी अनएथिकल कर दिया। आई गेस इन दोनों केसेस में ना लोगों के पास भी पूरी सेफ साइड होनी चाहिए और कंपनी के पास भी होनी चाहिए। आप भी कुछ अनएथिकल ना करो कि भी सैलरी रोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है सारा कुछ करने के बाद, तो लास्ट पॉइंट तक जाके उसको परस्यू करो। यू गेट व्हाट यू लेट गो। ठीक है जी, विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, और कीप द क्वेश्चंस कमिंग। बताएं, फीडबैक दें कि कैसी ये सीरीज चल रही है, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। आई थिंक इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव प्लान्ड, तो आई थिंक 2 से 3 और एपिसोड्स में वी शुड बी एबल टू रैप दिस अप एवरीथिंग दैट वी नो। So with that, thank you so much for watching, and we'll see you in the next episode.